नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी आशीषा। बाजार में 8 दिनों की लगातार बिकवाली पर ब्रेक तो लग गई, लेकिन सवाल अभी भी सभी के मन में है कि क्या ये रिकवरी जो कल आई है ये काम आएगी, क्या ये टिक पाएगी। और सवाल इस वजह से है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की बिकवाली अभी भी थमी नहीं है। कल 9वें सत्र में हमने एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में करीब करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखी है। एक चिंता यूएस से है और वो है टैरिफ को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, तो ये चिंताएं हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, क्रूड थोड़ा नरम हो रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि अब वीक पड़ रही है और ट्रिगर्स यहां से एग्जॉस्ट जरूर हो गए। सवाल यह है कि बाजार चलेगा या नहीं चलेगा। इसका जवाब अभी देना थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव साइड पर जरूर रहे हैं। कल की थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि खरीदारी का आंकड़ा जरूर आया है, बट बहुत ही थोड़ा सा है, वो उसको लेकर ज्यादा कुछ उम्मीद करना बेमानी होगी। तो अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स में आपका व्यू क्या होना चाहिए, शेयरों में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। इसके अलावा अगले 2.5 घंटे में हम तमाम खबरें, रिपोर्ट्स, नतीजों पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले ये 4 ट्रिगर्स लेकर आएंगे जिस पर आज बाजार की नजर रहने वाली है और आपको भी उन ट्रिगर्स को अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। 4 बड़े संकेत आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी बाजार कल बंद थे प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर, लेकिन फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। करीब 60 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर, तो 0.25% के आसपास की तेजी है फ्यूचर्स में। गिफ्ट निफ्टी हालांकि कमजोरी है, 20 अंकों की ही नरमी से है, लेकिन नरमी है। 23,000 के आसपास आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा। एफआईआईज की कैश में 9वें दिन बिकवाली हुई है। कल 4000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। अगर हम फरवरी की बात करें तो 30 से 35,000 करोड़ रुपए की सेलिंग अब तक हो चुकी है। तो अक्टूबर से लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं। क्रूड को लेकर राहत है, लगातार चौथे सत्र में थोड़ी सी नरमी आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के आसपास है और उम्मीदें ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर शांति समझौता अगर होती है तो सप्लाई थोड़ी और बेहतर होगी, क्रूड पर थोड़ा सा और प्रेशर आ सकता है। एयरटेल पर आज नजर रखिएगा, एक ब्लॉक डील होनी है प्रमोटर ग्रुप कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा टाइटन के शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि खबरें आ रही हैं कि दमास ज्वेलरी, ये कतर की कंपनी है, इसको टाइटन खरीद सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर है ये दूसरी कोशिश होगी दमास ज्वेलरी को खरीदने की टाइटन की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। उनका यह कहना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय बाजार करेंगे आउट परफॉर्म। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इस साल की चाल देखें तो चाहे हांगकांग हो, चीन हो या फिर जापान हो, कोरिया हो, सारे के सारे बाजारों ने भारतीय बाजार को आउट परफॉर्म किया है। तो वैल्यूएशन थोड़े से कॉम्प्रेस भारतीय बाजारों के जरूर है। कितना चलेंगे, कैसे आउट परफॉर्म करेंगे, क्या तर्क है मॉर्गन स्टैनली के, इस पर आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए और हमारे साथ डिम्पी भी अब जुड़ चुके हैं। बाजार पर विस्तार में चर्चा करेंगे, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और अभिषेक, अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे प्रेसिडेंट डे के मौके पर। यूरोपियन बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन सोना अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,900 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ग्लोबल और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बातचीत की, तो वहां से भी कुछ मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आशीषा, देखिए अगर हम ग्लोबल बाजारों को देखेंगे तो आपको आज मिक्स्ड क्यूज ही मिलेंगे। अमेरिकी बाजार कल बंद थे प्रेसिडेंट डे के मौके पर। डाउ फ्यूचर्स खुला हुआ है। डाउ फ्यूचर में हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर में भी हल्की हल्की तेजी है, 0.25% के आसपास की। लेकिन जो बाजारों की नजर रहेगी इस हफ्ते वो रहेगी एफओएमसी के मिनट्स पर। और उम्मीद ये की जा रही है, एक सीएमई ग्रुप अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उनका यह कहना है कि इस साल 0.25% का रेट कट 1 या 2 बार हो सकता है। देखते हैं कि एफओएमसी के मिनट से क्या संकेत मिलते हैं, दरों को लेकर कब तक पॉज, कब तक होल्ड की स्थिति रहेगी, ये थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। एशिया की बात करें, आज आप देखेंगे कि वहां से भी मिक्स्ड क्यूज हैं। हैंगसेंग में 200 अंकों की तेजी है, लेकिन चीन के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। और जैसा कि बता रही है कि शी जिनपिंग ने कॉर्पोरेट्स के साथ मीटिंग की थी। जी हां, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ जिनपिंग ने मीटिंग की है। और इस मीटिंग के बाद ये संकेत मिले हैं कि चीन की सरकार प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कुछ और कदम उठाएगी। हालांकि
सेंट्रल बैंक वहां का, चीन की सरकार, रेगुलेटर, वहां से सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमी को थोड़ा सा मजबूती देने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा कोई हमने उसका असर अब तक देखा नहीं है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है चाइना में, वो थोड़ी आगे की चीज जरूर होगी। कोरिया में 5 दिनों की तेजी थमी है, हल्की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। कमोडिटीज में चूंकि डॉलर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, सोने के भाव में भी हमने गिरावट देखी है, लेकिन $2900 के आसपास ही है सोने का भाव। और क्रूड की बात करें तो चौथे दिन नरमी आई है, थोड़ी सी नरमी आई है, $75 के आसपास है। कुछ अन्य हम कमोडिटीज की बात करें तो कोल है वो 4 साल के निचले स्तर पर कोयला आकर कारोबार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। कॉपर के प्राइसेस भी थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, तो कमोडिटीज में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हो रही है, अपने लिए थोड़ी सी अच्छी चीज ये जरूर हो सकती है। और क्रूड में जो नरमी आई है वो इस वजह से आई है कि अमेरिका एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका में है। अमेरिका चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध थम जाए, अपनी इस तरफ से पहला अमेरिका ने किया। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मिक्स्ड क्यूज हैं। बहुत कुछ ऐसा बाजारों को ना तो डैमेज करने वाले कोई ट्रिगर्स हैं, ना तो कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले ट्रिगर्स आपको ग्लोबल बाजारों से दिखेंगे। गिफ्ट निफ्टी भी देखिए थोड़ा शांत है, नेगेटिव बायस के साथ जरूर है, 26 अंकों की हल्की गिरावट है, 23,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन बाजारों के लिए जो चिंता है, हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कि एफआईज आखिर लौटेंगे कब। एक एक करके सारे के सारे ट्रिगर्स बीत गए, लेकिन कहानी वही है कि एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हो गई है। बाजार ने भी कल हमने देखा कि बिकवाली पर बस ब्रेक्स ही लगी है। कल आपको छोटी सी खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा, वो सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज लेवल तो अभी भी जो चाहिए हमें वो लौट के आए नहीं है। एफआईज की कल की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। कैश मार्केट में बिकवाली हुई है करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की, और ये सारे के सारे डेटा वो है पिछले 5 महीने की। एफआईज की तरफ से कोई राहत नहीं है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, लॉन्ग होल्डिंग क्या कह रही है, और एफआईज की इस बिकवाली, मतलब ये सिर दर्द है डिम्पी, और किसी के पास शायद जवाब नहीं है कि ये थमेगी कब तक। देखिए एफर्ट्स तो बहुत लगाए जा रहे हैं, और ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से है कि क्या बिना एफआईज के भी अब मार्केट के अपना बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका जवाब मैं आपके सामने पॉइंटेड तौर पे रख सकता हूँ कि उसका जवाब हाँ है, हो सकता है। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब 22,800 के आसपास आके ये जो पैनिक वाला लेवल्स है ना, जिसको हम टिपिकली पैनिक बोल रहे हैं, ये पैनिक लेवल हिट होता है और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है। टिपिकली कल भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट्स के अंदर। मैं आगे चल के शॉर्ट कवरिंग के बारे में बताऊंगा, और पैनिक लेवल आपको चार्ट पे भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो आपने भी अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए बाज़ार ऐसे नहीं चलेगा जैसे हम सब पहले देखते आए हैं। बाज़ार चलेगा, अपने तरीके से चलेगा, और थोड़ा समय लेके इस बार चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको चलने में ही 3 महीने लग जाएंगे तो आपको सुन के कैसा लगेगा? आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे भाई 3 महीने लगेंगे मार्केट को चलने में। तो आप ये सोचिए, बाज़ार जब गिरा तो अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ है, तो टिल आज हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने के अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5वां महीना है जब हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट जिस रूप में गिरा है, अगर उस रूप में भी आ जाए ऊपर, तो इसको ऊपर आने में भी जून जुलाई तक लग जाएगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप अक्टूबर से गिरे, अक्टूबर में आपका नियर बाय हाई था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आपको 5 महीने लगे इस जगह तक पहुंचने में। हाई से यहाँ तक करीब 13% टोटल करेक्शन है, ठीक। तो अगर 13% का गेन चलना है तो ये पूरी तरह से वी शेप रिकवरी तब मानी जाएगी जब इसको भी कम से कम 5 महीने लगे ऊपर आने में। तो आप इतनी जल्दबाजी ना कीजिए मार्केट को लेकर, मार्केट को थोड़ा समय चाहिए और अपने तरीके से वो ठीक होगा। इसलिए मैं आपसे कई बार गुजारिश भी कर चुका हूँ कि रोज़ मार्केट को देखना इस समय थोड़ा कम कर दो। रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि प्रॉब्लम वही की वही है, उसकी दवाई अवेलेबल नहीं है। जब दवाई आएगी ठीक हो जाओगे, अपने सब काम चंगा सी टाइप हो जाएगा, ठीक। मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। जिस पैनिक बॉटम की मैं बात बता रहा था, वहाँ पे आके टिपिकली एफआईज की तरफ से होल्डिंग में कोई बदलाव तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक ज़रूर आता है। ये चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने लाइन आपके लिए ड्रॉ की है। ये वो अक्टूबर का मंथ है जब आप नियर बाय करीब हाई थे 26,000 के आसपास। अक्टूबर से गिरना शुरू हुए तो आप फेब में आते आते, यानी कि जहां मैं इस समय खड़ा हूं वो है 22,800 का लेवल। मैं रफ 23,000 पकड़ के चलता हूं, तो 26,000 से 23,000 यानी कि करीब 3,000 पॉइंट आपने करीब 5 महीने में खोए हैं। धीरे धीरे करके खोए, बट 5 महीने लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। इसकी पूरी रिकवरी में अगर 5 महीने भी लग जाएं तो आपकी बहुत बढ़िया रिकवरी मानी जाएगी। तो आज फेब दूसरा मंथ होता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, अगर 5 महीने जोड़ दी जाएं तो जुलाई 7वां महीना होगा
जाके इस तरह के 26,000 के वापस लेवल देखने में, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ऐसा होगा ज़रूर। इसलिए आप फेब के महीने में ये सोचिए कि 25,000 के लेवल मार्च में आ जाएंगे या अप्रैल में आ जाएंगे, वो तो ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, बट आपके मन में दूसरा क्वेश्चन चल रहा होगा कि फिर गिरावट रुक जाएगी क्या सर? गिरावट रुक सकती है, इसके चांसेस हैं कि थोड़ी गिरावट रुक सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना निफ्टी फ्यूचर्स का, ये शॉर्ट कवरिंग है। मैं इसका आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। मैं वापस उसी जगह पर आता हूँ, 1 मिनट के लिए जरा चार्ट दिखाइए, फिर एफआईएस की होल्डिंग बता के इसको कंप्लीट करेंगे इस आंसर्स को। आप देख रहे होगे पैनिक बॉटम वही 22,800 का है, जहाँ पे आपको मैंने भी मार्क कर रखा है। ये दूसरी बार का अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट टेक्निकल्स में ये माना जाता है कि 2 या 3 बार के अटेम्प्ट होगी, चौथी बार में टिपिकली ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 2 अटेम्प्ट अगर पास हुई हैं 22,800 बचाने की, तो थोड़ा पुल बैक आ जाए ताकि हम सेफर जोन में चले जाएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उसको कहना मुश्किल है, अभी वो 22,000 23,000 तक के लेवल्स पे जाके थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। और मैं बोलूँगा 23,500 550 800 तक के लेवल्स चाहिए। तो अभी आप 22,800 पे हो। 1000 पॉइंट तो सिर्फ ठीक होने के लिए ही आपकी गारंटी है। ठीक, तो ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया और मैंने आपको रफ ये भी बताया कि कैसे 5 महीने लगे यहाँ तक आने में। तो अगर हम एज इट इज़ रिवर्सल आज से ही शुरू कर दें, एज इट इज़ रिवर्सल आज से ही शुरू कर दें और जैसे गिरे हैं वैसे चलें, तो करीब हमको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट के अंदर 3 स्टांस ना भूलिए। पहला, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। दूसरा, एक्युमुलेशन का स्टांस, इकट्ठे करते रहो। तीसरा, कम वॉल्यूम में काम करो। और चौथा, अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करके रखो, मार्केट के अंदर आराम से काम करते रहो। ठीक, अब आ जाते हैं एफआईएस की होल्डिंग्स पर। 16% के आसपास की होल्डिंग है। कल 15% समथिंग थी, आज 16% है। तो देयर इज़ अ नो चेंज। ये जो शॉर्ट कवरिंग अभी आप अपने स्क्रीन पर का लेवल्स दिख रहे थे, ये शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होता है, जो मैंने भी आपको लेवल्स भी नोटिस कराए थे 22,800 चार्ट पे दिखाए भी वो लेवल्स। ठीक है, तो वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आता है। ये टेक्निकल बाउंस ही था कल मार्केट के अंदर, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रीड नहीं कर रहा। क्या उस रीडिंग में हमने 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी? नहीं। क्या उस रीडिंग में हमने कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज कोई पार की? नहीं। क्या उसके अंदर एफआईएस का पार्टिसिपेशन बढ़ा? नहीं। क्या उसके अंदर कोई ग्लोबल खबर आई? नहीं। उसके अंदर कोई सरकार की पॉलिसी आई? नहीं। तो कल एक्चुअली में जो तेज़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक था। ओवरसोल्ड थे, छोटा सा पुल बैक आया और उसी पुल बैक पे है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि मार्केट फाइटिंग स्पिरिट्स में है। वो फाइट कर रहा है कि 22,800 को ना तोड़े, बस ये। और इसके अलावा मैंने को कुछ वहाँ पे समझ में नहीं आया, सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, डीआईएस की होल्डिंग है करीब 58% और रिटेल के पास करीब 70% की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग के बारे में और कल का जो पुलबैक आया है उसके पीछे रीजंस क्या है आपने वो समझ लिए। अब आज निफ्टी पर आ जाते हैं। हल्की सी तेजी आ गई, लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 150 अंकों के आसपास की। लेकिन निफ्टी सवाल ये है कि देखिए शॉर्ट्स अभी काफी खड़े होंगे और ये जो पुलबैक है क्या आज सस्टेन करेगा, ये लोगों के मन में जरूर होगा। और थोड़ी सी ना कल की इस रिकवरी ने मन में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर दिए होंगे, उसको जरा दूर कीजिए और बताइए आज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए आप चौथी बार उसको रिकवरी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने जैसे पॉइंट भी क्लियर किया है कि मैं इसको रिकवरी मानता ही नहीं ना, क्योंकि रिकवरी में आपने कोई चीज़ अचीव नहीं की है। जो कल डैमेज किया था सिर्फ उसी को कंट्रोल तो किया है, यही तो रिकवरी है। और क्या रिकवरी है? कोई कुछ नया एडिशन कुछ नहीं आया। इससे पहले जो आप खो चुके हो उसमें से कुछ नहीं पाया। अगर उसमें से पाया तो सिर्फ 30 पॉइंट पाए हैं निफ्टी के। क्या होते हैं निफ्टी के 30 पॉइंट? परसेंटेज में तो आज 1/4% भी नहीं है कल का पॉइंट पे। हाँ, और दूसरा इसके पीछे भी क्या वजह थी? इसके पीछे भी शॉर्ट कवरिंग थी। तो इसलिए मैं कल के पुल बैक को पुल बैक की डेफिनेशन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि पुल बैक का भी मतलब कम से कम 30% की रिकवरी होनी चाहिए, तब इसको पुल बैक मानेंगे। अगर मान लो 13% मार्केट गिरा है तो कम से कम 3 से 4% तो चले, तब इसका मैं पुल बैक की पहली खेप समझूंगा, जिसको मैं टैग कर दूंगा हाँ जी इसको पुल बैक है। फिलहाल मैं कल के मार्केट को सिर्फ एक टेक्निकल एक रेंज का मार्केट मानता हूं कि जो आप लोअर एंड से आप अपर एंड पे आए हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे को कल के मार्केट में कुछ रीड नहीं करना। अगर कल के मार्केट में रीड करना होता, आप चाहे कोई भी खबर आती है नहीं आती, नेगेटिव होती पॉजिटिव होती, ये जो गिफ्ट निफ्टी आपका 24 पॉइंट नीचे नहीं दिख रहा होता, कम से कम 124 पॉइंट ऊपर दिख रहा होता। तो ये दूसरा पॉइंट है।
बैक टू बैक तेजी लाने के लिए शॉर्ट कवरिंग चाहिए, और शॉर्ट कवरिंग जिसको आप अभी बार बार पुल बैक कह रहे हैं वो पुल बैक चाहिए, और पुल बैक कम से कम 2 से 3% का बनेगा। ये 30 पॉइंट्स का पुल बैक कोई पुल बैक नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट, पैनिक वाली जगह पे खड़े हैं आप। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट लेके आइएगा तो मैं जरा उसके अंदर से आपको दिखाता हूँ कि आपका कितना क्वांटम ओपन इंटरेस्ट के अंदर खड़ा है, और हम डेरिवेटिव एक्सपायरी से बहुत दूर नहीं है। आज होगी है 18 तारीख, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है इस फेब मंथ की, ठीक है। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट लेके आना, उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उसके अंदर जो कवरिंग भी हुई है वो मात्र और मात्र परसेंटेज में बता देता हूँ, वैल्यू में सामने आ जाएगा। परसेंटेज में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 की हुई है, 1% कवर हुआ है। दिखाना जरा फ्यूचर वाली प्लेट, जरा जल्दी दिखाओ। जब नहीं मांगते तब आप दिखा देते हो, अब जब मांग रहे हैं तो उसको दिखाई नहीं रहे आप। कह रहे नहीं हो वो 1% का आपने यहाँ पे देखा होगा। तो कहने का मेरे मतलब है कि फिलहाल थोड़ा भी रुक के काम करना चाहिए, एकदम से एग्रेशन, एकदम से डिप्रेशन ना लाओ। तीनों चीज़ अपनी फिक्स रखो। मैं लेवल से क्लियर कर देता हूँ, 22,800 मार्केट का पैनिक बॉटम है, ये आपके लिए बॉटम बना रहेगा। 23,200 250 से रेजिस्टेंस शुरू होगा, ये 450 होगा, 550 होगा, 650 होगा, 23,800 भी होगा। 23,800 तक कांटों के ताज बिछे हुए आपके लिए, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। इतने टफ है, इतना कॉल्स राइटिंग है, इतना प्रेशर है मार्केट्स पे कि वो एक को तोड़ता है तो दूसरे से फिर फिसल आता है। तो आई रिपीट, 23,300 से शुरू होगा ये, 300, 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 23,800 तक। ये करीब 5 से 6 मोटी मोटी लेयर है रेजिस्टेंसेस की जो पार ही नहीं होंगी, या मुश्किल है पार होना उनका जल्दबाजी में। सपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही सपोर्ट है 22,800, जो कि बार बार पैनिक का मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, 3 स्टांस फिर से याद करवा देता हूँ आपको मैं। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, छोटा छोटा एक्यूमुलेट करते रहो जब भी डिप मिले। अब मैं कल का एग्जांपल बताता हूँ। कल मान लो डिप में 22,800 के आसपास किसकी पोजीशंस थी, तो 150 पॉइंट निफ्टी का कल ही कल में उसको मिल गए। आज मिले ना मिले, कल ही कल में उसको मिले। 49,000 के आसपास बैंक निफ्टी किसी ने प्लस की तो 300 350 पॉइंट उसको कल ही कल में पुल बैक के मिल गए। तो ये इस तरह से आपको करना है कि जब भी डिप मिले एक्यूमुलेशन के स्टांस को रखना है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाले सिस्टम में चले जाना है, और बाय राइट एंड सिट टाइट करना है। अच्छे शेयर्स को पकड़ना है, पोर्टफोलियो बनाने का समय है, रास्ता लंबा है। मैं ये रिपीट कर देता हूँ, आपको सुन के कई बार हैरानी भी हो सकती है। हो सकता है आप मेरे को ऐसा बोले, क्या बोल रहे हो सर आप, इतना लंबा हम तो नहीं वेट कर पाएंगे, लेकिन ये बात सच है। मैं कहता रहा हूँ, आप जितने दिन में गिरे हो, अगर उतने ही दिन में सिर्फ रिकवर भी कर जाओ ना, तब भी आपको 5 महीने लगेंगे रिकवर करने में। 5 महीने लगेंगे रिकवर करने में, जिस हिसाब से आप गिरे हो। अगर कोई कहता है कि हम बहुत तेज़ी से गिर गए हैं तो 5 महीने का समय है बॉस। तो इसलिए उतना एग्रेशन मत रखना, बार बार मार्केट में बताना। ये बहुत मैं फाइन लाइंस आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी स्टडी और बैक टेस्टिंग के बाद की हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की तरह ही कल लास्ट हाफ में थोड़ी सी रिकवरी दिखी थी, और निफ्टी बैंक 49,300 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था 0.3% की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी पर टिम्पी किस तरह की रणनीति बनाए और कौन से लेवल्स पर नजर रखे? बैंक निफ्टी के भी अगर हिसाब से अगर आप चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका भी बेस वैसे ही बना हुआ है, बट इसके पास एक अच्छी चीज़ है कि बार बार अपने पैनिक को हिट नहीं कर रहा। ये जो फ्यूचर वाली प्लेट है इसके अंदर भी आप देखेंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसी फ्यूचर वाली प्लेट को एक बार ज़रा वापस भी दिखाएगा, एक पॉइंट छूट गया मेरे से बताना, वो है प्रीमियम्स। अगर कल के और उससे एक दिन पहले के प्रीमियम्स देखेंगे ना तो डबल हुए हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, निफ्टी में पहले प्रीमियम चल रहा था 40 पॉइंट का, कल वो 80 पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी में कल प्रीमियम चल रहा था करीब 150 पॉइंट का, कल जब बंद हुआ है तो करीब 250 पॉइंट्स का प्रीमियम हुआ है। प्रीमियम का बढ़ना अच्छा साइन, अच्छा इच्छा शक्ति बताता है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग अगर आप मेरे से पूछे बैंक निफ्टी में कितनी है, तो परसेंटेज हिसाब से 3% बनती है। 1.7 यानी कि करीब 2.25 करोड़ शेयर थे, उस 2.25 करोड़ शेयरों में से 1 लाख शेयर घटे। ठीक, तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और 30 लाख बैंक निफ्टी के अंदर से 1 लाख घटे, यानी कि 3% हो गया। तो ये 3% की कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं होता, वो एक लेवल तक ही आपको लेके आ सकती है, उसके बाद आपको लॉन्ग्स चाहिए होते हैं। ठीक, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स के, मैंने चार्ट में भी दिखाया था, जहाँ से हम फॉल हुए वहाँ से हम बचे। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में फ़र्क क्या है सर? बैंक निफ्टी अपने आप को जल्दी ठीक कर सकता है,
बनस्पत निफ्टी को समय लगेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जो डॉट लाइन है ना, वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है, जबकि इसका फाइटिंग स्पिरिट इसको यहाँ तक भी नहीं पहुँचने दे रही। मैं कहूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इस लाइन को और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ तक भी नहीं इसको पहुँचने दे रही, उससे पहले इसकी फाइटिंग स्पिरिट जाग जाती है और ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है। और कल भी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बड़े काउंटर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए कभी भी किसी को भी एक्सपेरिमेंट करने हो, मान लो छोटे छोटे एकुमुलेशंस करने हो, स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट्स लेने हो, या फिर कोई अच्छा माल लेकर रखना, तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के प्रपोर्शन में थोड़ा ज़्यादा आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो इंडेक्स छोटा है, हाईली बीटा उसका हाई है और ये बढ़िया से ट्रेड करता है और अपने 200 दिनों के 20 दिनों के मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 49,350 इसका 20 दिन का एवरेज है। जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे ये करीब 100 पॉइंट दूर है। तो 100 पॉइंट पूरा करते ही ये अपनी 4 इंपॉर्टेंट एवरेज में से, 4 या 5 इंपॉर्टेंट एवरेज में से एक एवरेज को हर निशान में बुल्स में तब्दील कर देगा, जबकि निफ्टी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए छोटा मोटा अगर आप काम करना चाहें तो बैंक निफ्टी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ जी डिप बड़ा है, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है या एकुमुलेशन के स्टांस को लागू करना है, तो फिर आप बैंक निफ्टी के साथ पहले एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। दूसरा पुट कॉल रेशियो पे आता हूँ मैं, 87 और 75 निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है। ये फेयर वैल्यू बताता है, ज़्यादा ओवरसोल्ड है नहीं। एफआईज की होल्डिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नो चेंजेस हैं। और आज 2 शेयर एफ&ओ बैन में है, एक तो मनापुरम वापस आ गया और दीपक नाइट्रेट तो ऑलरेडी था ही था। तो ये कुल मिला के एफ&ओ के अंदर सारा हिस्सा है। ऑप्शंस ट्रेडर्स, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की वीकली रही नहीं, तो थोड़ा बहुत बिजनेस जो वीकली का था वो निफ्टी में आ गया है और निफ्टी परसों एक्सपायर करेगा अपनी वीकली एक्सपायरी को। तो थोड़ा सा आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिए इस समय। और 3 स्टांस को याद रखिए, बाय राइट एंड सेट टाइट। एकोमुलेशन के स्टांस, जब भी छोटा मोटा डिप मिल जाए धीरे धीरे करके एक एक लॉट को प्लस करना है। और नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से कूद के नहीं आना और एकदम से बुरा भी नहीं मानना। मार्केट को रोज़ देखना बंद कर दो, यूट्यूब चैनल्स को देखना थोड़ा कम कर दो और शांति से अपना घूमो फिरो, मौज करो। बाजार को जब ऊपर आना होगा आएगा। मैं तो आपके सामने एक ही लाइन बोल के जा रहा हूँ आज फिर से, अगर बाजार गिरा 5 महीने में, अगर वापस से इसी 5 महीने में आ जाए तो समझ लो आप बॉटम पे खड़े हो। आप आज आप बॉटम पे खड़े हो बॉस। आप अगर ये 5 महीने भी ले रिकवर करने के लिए, और मैं तभी बता रहा हूँ जब पूरी यू शेप रिकवरी है ना, तब भी बता रहा हूँ, तब भी 5 महीने लगेंगे। तो जल्दबाजी ना करो, शांति से एकोमुलेशन करो। इसमें थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं बट थोड़ा समय के साथ। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। आज सुबह सुबह ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं कार्यक्रम में। शुक्रिया ध्वनि, समय देने के लिए। रचना वैद्य मैम भी हैं आज हमारे साथ। तो आज महिला शक्ति के साथ कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत। रचना मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। रचना मैम एक बार जरा आपका टेक निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अगर आप हैं यहाँ पे और अगर आप कोई ट्रेड करना चाहें तो आपका अप्रोच, आपका व्यू पॉइंट क्या है? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा जो अप्रोच रहेगा निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे आज के दिन के लिए, उसमें ये है, कल के दिन हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है मार्केट में, दोनों बाजू के स्विंग्स आए थे इंट्राडे में एंड वी फाइनली क्लोज्ड ऑन द हायर साइड। आज मेरे हिसाब से अगर मार्केट में इनिशियल वॉलेटिलिटी एक बार इनिशियल फ्यू मिनट्स में सेटल हो जाएगी तो उसके बाद देयर आर चांसेस कि मार्केट एक अटेम्प्ट करेगा अपसाइड पे स्विंग देने के लिए एंड उसमें रेजिस्टेंस आना चाहिए 23,150 और 160 के बीच में ऑन फ्यूचर्स। तो 23, 150 और 160 के बीच में अगर लॉन्ग करे हैं कल से या तो इवन टुडे, तो वहां पे एक बुकआउट लेवल होना चाहिए फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। और अगर कोई रैली फेल होती है 23,100 के आसपास से या तो 150 के आसपास से, तो फिर हम दोबारा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे और इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे प्रोबेबली वी कुड बी गोइंग लोअर एंड डाउन साइड पे सपोर्ट अब बनेगा तो 22,700 पे बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। 22,800 की जो प्रोटेक्शन लेवल है, जो दीवार है जो हमने पास्ट में डिफेंड करी है, अगर इस बार ही फिर नीचे गए तो मेरे हिसाब से वो लेवल ब्रेक होना चाहिए और 22,700 पे जाके हम पहली बार के लिए रुकना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिमेन्स ऑन द डाउन साइड। तो ये नज़रिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों से मॉर्निंग कॉल्स भी ले लेते हैं। ध्वनि गुड मॉर्निंग, आप बताएं आपके कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंडेक्स का यहाँ पे जो नज़रिया बन रहा है वो यहाँ पे सेल ऑन राइज का बन रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो लेवल्स
हमें क्रॉस करने रहेंगे। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है 23,080 का लेवल, उसको अगर हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे 23,250 तक की एक रिकवरी हम इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं। बट जहां तक वो लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सेल ऑन राइज बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है नीचे के स्तरों से। यहाँ पे अगर हम देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस जो है वो मेरी पहली पिक रहेगी। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्ड राइजिंग चैनल जो है वो काउंटर बना रहा है। कल के सेशन में हमने इसके अंदर बाइंग देखी और वॉल्यूम्स का इजाफा जो इसके अंदर देखने को मिला वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला। तो आज के सेशन में भी ये बाइंग कंटिन्यू हो सकती है ऑन द हायर साइड। आप मन्नापुरम फाइनेंस को बाय करते हैं तो आपके लिए टारगेट जो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो पोजिशनली 215 तक का अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 183 का यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले। दूसरा काउंटर जो है वो मुझे पावर फाइनेंसिंग का सेक्टर से पसंद आ रहा है। इसके अंदर हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा और पीटीसी इंडिया का जो काउंटर है यहाँ पे इसके अंदर आप देखें तो बाइंग एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीकली स्ट्रक्चर इसका जो है काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। 200 वीक्स की एवरेज के पास स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बनाई है। यहाँ पर नीचे बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांगली देखने को मिली 130 के लेवल्स के पास, और वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिलेगा। फर्दर ऊपर की तरफ टारगेट्स जो है जैसे 148 क्रॉस करते हैं तो 157 तक के इसके अंदर एक जो बुलिश मोमेंटम है वो बना रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 134 का लगा के रखना है। तो 34 का स्टॉप लॉस और 147 के टारगेट होंगे पीटीसी इंडिया के लिए। और मणप्पुरम फाइनेंस भी धोनी के रडार पर है 215 के टारगेट के लिए। अच्छी हमने तेजी देखी है मणप्पुरम फाइनेंस में कल के सत्र में। वायदा का टॉप गेनर था और ये 2 शेयर आपके लिए खरीदारी की तरफ हो गए। ठीक है ध्वनि, गुड मॉर्निंग आपको, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रचना जी आपके पास आएंगे। आप बताइए, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिस्ट में कौन कौन से शेयर हैं, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप? जैसे मैंने निफ्टी के व्यू पे बात करी कि पहला स्विंग शायद हम आज अप साइड पे दे सकते हैं, तो इसलिए अभी मॉर्निंग कॉल्स मेरे लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एंड मार्केट अगर आगे जाके रुख बदलेगा फॉर द डे तो तब हम सेकेंड हाफ में शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा एक कॉल जो रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड दैट वुड बी द काउंटर ऑफ जियो फाइनेंस। थैंकफुली ये भी अब फ्यूचर्स में है कितने टाइम से, तो यहाँ पे अगर 225 के ऊपर प्राइस गया इनिशियल घंटों में तो हम इसमें लॉन्ग करेंगे। 225 के ऊपर की बाइंग करके यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 221 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 230 एंड 235। और इसके अलावा एक और काउंटर जहाँ पे मेरी नजर रहेगी दैट वुड बी जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स। ये 845 के करीब है, यहाँ पे हम लॉन्ग करके ऐसे लगाएंगे 832 पे। अगर ये 832 होल्ड कर गया ऑन द डाउन साइड तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 856 एंड 860। जियो फाइनेंशियल और जिंदल स्टील, ये 2 शेयर जेएसपीएल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 832 रुपए का आपको लगा के चलना है। और जियो फाइनेंशियल का स्टॉप लॉस होगा 221 का, टारगेट 230 और 235 का। तो 4 शेयर हमारे पास आ गए और 4 के 4 तेजी वाले हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज आपके लिए खबरों वाले शेयर कौन से हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, उस पर भी नजर डालेंगे जो इंडिया को लेकर है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। हमारे सहयोगी शरद दुबे और जेने नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप जरा खबरों वाले शेयर बता दीजिए, उसके बाद हम रिपोर्ट्स पर आते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले एबीबी के नतीजे पे जो है फोकस करते हैं। नतीजे जो है बहुत स्ट्रांग आए हैं। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू, पैट, एबिटा जो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन याद रखिए जो पिछले बेस क्वार्टर था वहाँ पे वन टाइम लार्ज ऑर्डर्स देखने मिले हैं। और ओवरऑल जो है एक एनालिस्ट का भी मानना है कि एक बुलिश नज़रिया बनता है और अच्छी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस जो है इन्होंने की है अगर कंपेयर करें सीमेंस और थर्मैक्स के साथ। तो ओवरऑल एबीबी इंडिया के नतीजे स्ट्रांग आए हैं। आउटलुक जो प्रेस रिलीज में कहा गया है वो बहुत स्ट्रांग है। और आज 10:30 बजे सुबह जो है कॉन कॉल भी रहेगा, तो उसकी भी हम अपडेट्स आपको लेके आते रहेंगे। भारतीय एयरटेल पे भी नज़र रखिएगा। सोर्सेज बता रहे हैं 18 हाउस स्वदेश को कि प्रमोटर लगभग 0.8% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू है लगभग 8,000 करोड़ रुपए का। फ्लो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1% डिस्काउंट पे है। टाइटन पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे ईटी की खबर आ रही है कि ये जो है मनारी ग्रुप करके जो कतार बेस्ड है उनके साथ बातचीत चल रही है, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेक अक्वायर कर सकते हैं दामास ज्वेलरी में, जो एक टाइप से एक रिटेलर है वेस्टर्न एशिया में।
कुल मिला के जो वैल्यूएशंस की बात करें तो 4,500 करोड़ का आ सकता है। एनटीपीसी पे भी नज़र रखिएगा, एजेंसी से खबर आ रही है कि $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है 30 गीगावाट के न्यूक्लियर पावर में। और हाल ही में बजट में मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है छोटे छोटे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं और अलाउ भी किया गया है। वेदांता की बात करें तो आज अहम दिन है, क्रेडिटर्स जो है आज मीट करने वाले हैं, उनके डीमर्जर के ऊपर और उनके ऊपर ओवरऑल वोटिंग ले सकते हैं। अब याद रखिए डीमर्जर 2023 में सितंबर में अप्रूव हो गया था। और डीमर्जर का एक छोटा डिटेल में बता दूं कि वेदांता के 5 सेपरेट कंपनीज हो जाएंगे, एक तो होल्डिंग है और बाकी 4 एल्यूमिनियम, ऑयल गैस, पावर और एक स्टील और फेरस मटेरियल्स में होंगे। और मिरर शेयर होल्डिंग रहेगा, यानी कि एक शेयर होल्ड करते हो आप तो एक मिलेगा हर एक आर्म्स का। और ऑलरेडी एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो एक्सचेंजेस से मिल चुका है। जोमेटो में भी बात करें तो यहाँ पे उन्होंने नगेट करके AI नेटिव के एक कोड जो है, नो कोड टूल जो है वो भी उन्होंने लाया है। इसके अलावा ऑफकोर्स आखिरी स्टॉक जो है हम बता देते हैं या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है लगातार चौथे दिन गिरावट आई है। तो OMCs, पेंट्स, एविएशन स्टॉक्स, क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड स्टॉक्स, इन पे नज़र ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे अच्छी बाउंस देखने मिल सकती है। तो खबरों वाले शेयर्स मैंने आपको बता दिए, एक ही मात्र रिजल्ट था वो भी आपको बता दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले अभिषेक कह रहे थे कि एक बड़ा रिपोर्ट आया है ब्रोकरेज का मॉर्गन स्टैनली पे, भारत के मार्केट्स पे, इस पे ज़रूर जो है फोकस रखिएगा और ये बहुत पॉजिटिव है भारत के लिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है जो बाइंग हो रही है इंडियन इक्विटीज़ में अभी करंट लेवल्स पे रिवॉर्डिंग हो सकती है, ग्लोबल क्यूज़ अगर ज़्यादा सरप्राइज नेगेटिवली नहीं करें तो। इसके अलावा जो आउट परफॉर्मेंस है इमर्जिंग मार्केट्स में भारत वो शुरू कर सकते हैं। इस साल ईयर टू डेट बेसिस में ज़रूर पीछे छूटा है, लेकिन आगे जाते हुए इमर्जिंग मार्केट्स को पिछाड़ सकता है भारत। इसके अलावा मैक्रो स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ देखने मिली है, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी कम हो रही है, जो प्राइमरी डिफिसिट लेवल्स है वो भी कम हो रहे हैं। आगे जाते हुए जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें वो मिड टीन्स का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 से 5 साल में। मिड टू हाई टीन्स की जब मैं बात करता हूं तो ये लगभग 13 से लेकर 19% का रहता है। इसके अलावा प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में इंप्रूवमेंट आ रही है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स डिलीवर हो रहे हैं, यानी कि डेट लेवल्स कम हो रहे हैं और ओवरऑल जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रहता है वो स्ट्रक्चरली जो है चेंज हो रहा है। और डोमेस्टिक रिस्क कैपिटल जो DIs रहते हैं उसका भी एक रिलायबल सोर्स बन रहा है। इन फैक्टर्स के कारण जो है भारत का जो इमर्जिंग मार्केट का साथ रेशियो है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई मल्टीपल मार्केट, यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया मॉर्गन स्टैनली का बन रहा है। तो ये एक बहुत डिटेल रिपोर्ट है जहाँ पे हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे कि भारत करंट लेवल से कहाँ जा सकता है इमर्जिंग मार्केट्स में, और ये एक बहुत बुलिश नज़रिया बनता है मॉर्गन स्टैनली का इंडियन मार्केट्स पे। लेकिन बहुत सारे और भी कंपनीज़ के ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स खत्म हो गया है, लेकिन थीमेटिक रिपोर्ट्स बहुत आ रहे हैं, कहीं पे कुछ अपग्रेड्स देखने मिल रहे हैं, कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं टारगेट प्राइजेस के। सारे डिटेल्स को लेके आते हैं हमारे साथ जिन्हें ज़रा बताएं आपके क्या टॉप ब्रोकिंग हाउस के पिक्स रखे हैं। बिल्कुल, कई सारे ब्रोकिंग हाउस के पिक्स है। शुरुआत करेंगे ऑटो सेक्टर से। मारुति सुजुकी सिटी का नोट है, बाय रेटिंग बरकरार है, जो टारगेट प्राइस है वो है 14,500 रुपये। ओवरऑल पूरे ऑटो स्पेस में मारुति उनका एक टॉप पिक बरकरार रहता है और उनका जो अर्निंग्स एस्टीमेट है कंपनी का वो उन्होंने 5 से 7% से बढ़ाया आने वाले 2 फिस्कल ईयर से। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स भी फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है, जो टारगेट प्राइस है वो है 1650 रुपये। ओवरऑल उनको लगता है कि जो आंध्र प्रदेश का मार्केट है वो कंपनी के लिए आगे ग्रोथ लीड करेगा आने वाले 3 क्वार्टर्स में। और हमें जो उत्तर प्रदेश में न्यू एक्साइज पॉलिसी देखने मिली, उनको लगता है ओवरऑल कंपनी पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट का टुवर्ड्स बिजनेस वो कम है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स ये फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग मेंटेन है, जो टारगेट प्राइस है वो है 7,200 रुपये। भी उनका मानना है कि जो हमें डिप देखने मिली है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है बाय करने के लिए। ओवरऑल रेवेन्यू और पैट का CAGR उनका अनुमान है कि 21% से रेवेन्यू ग्रो करेगा, वहीं करीब 30% से पैट ग्रो करेगा आने वाले 2 फिस्कल ईयर में। बात करेंगे मैक्स हेल्थ केयर की। UBS का एक अपग्रेड देखने मिला है, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1200 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी जो है अगले 3 साल में अपनी जो बेड कैपेसिटी है उसको डबल करने वाली है। और इसी के अलावा जो उनका एसेट लाइट मॉडल है कंपनी के लिए एक अच्छा निकल कर आएगा, अर्निंग्स पोटेंशियल उन्हें ज़्यादा दिखती है। इसके बाद बात करेंगे सेक्टोरल फोकस किस पे ब्रोकरेज का बन रहा है, तो सीमेंट पर फोकस है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट उनका एक टॉपिक निकल कर आ रहा है। उन्होंने श्री सीमेंट को भी अपग्रेड किया, टारगेट प्राइस है 26,950। वहीं ACC उसको अंडरवेट रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस है 1670 रुपये। ओवरऑल सीमेंट स्पेस की बात करें तो उनको लगता है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है आगे चल के कंस्ट्रक्टिव नज़र आएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। और बाद में लास्ट में बात करेंगे इंडियन ऑटोज़ की। तो जो डेटा आया था इन्वेस्टेक की पहले तो रिपोर्ट है, अगर हम February 1 15 दिन के जो रजिस्ट्रेशन डेटा देखें,
स्पेशली बात करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में तो बजाज ऑटो वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन पे आते हुए दिखा है, और जो ओला इलेक्ट्रिक है वहाँ पे उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर लूज़ किया है, करीब करीब 7% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। बात करेंगे आइस टू व्हीलर्स की तो वहाँ पे टीवीएस और हीरो मोटो दोनों कंपनी ने अपना मार्केट शेयर गेन किया है, बजाज ऑटो ने वहाँ पर अपना मार्केट शेयर लूज़ किया है। और फोर व्हीलर स्पेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स जिन्होंने 6% से अपना मार्केट शेयर लूज़ किया ईयर टू डेट बेसिस पे, और वहीं आइस फोर में देखेंगे तो M&M और मारुति इन दोनों ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ऑटो सेक्टर्स ऑटो स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे रिपोर्ट के दम पर। तो स्टॉक्स में मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा, इसके अलावा बजाज ऑटो फोकस में रहेगा। ओला के मार्केट शेयर में फिर से कमी आई है, ओला के शेयर में हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखेंगे इस रिपोर्ट के चलते। लेकिन मैक्स हेल्थ को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर बाई की रेटिंग इस पर की गई है यूबीएस के द्वारा, और ये शेयर भी फोकस में रहेगा। रचना जी, एक बार मैक्स हेल्थ जरा चेक कीजिए, कल अच्छी क्लोजिंग देके शेयर गया है और हमने देखा है कि 1000 रुपए के आसपास एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन भी किया हुआ है मैक्स हेल्थ ने। क्या और ये चल सकता है, बाय करें इसमें? जी, ये काउंटर डेफिनेटली और चल सकता है, क्योंकि इसने जो प्राइस एक्शन कल दिखाई है दैट इज फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल काइंड ऑफ अ फॉल के बाद ये राइज आया है कल का, जिसने पिछले 4 दिन की नेगेटिविटी को टेक आउट किया है एक झटके में। यहाँ पे अपसाइड पे प्रोबेबिलिटी बनती है करीब करीब 1050 तक जाने की, तो यहाँ से करीब करीब 30-40 रुपीज का अपस्विंग पॉसिबल है इवन फॉर द शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। ठीक है, ये आपके लिए सलाह मैक्स हेल्थ को लेकर। एबीबी इंडिया के नंबर्स अच्छे आए हैं, हालांकि शेयर हमने देखा है कि महीने भर में करीब 20% के आसपास की गिरावट दिखाई है, लेकिन नंबर से मजबूत इनकी दिसंबर तिमाही के नंबर से Q4, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। रेवेन्यू जो है 22% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट की बात में 56% का उछाल है, और मार्जिन बहुत बढ़िया एक्सपेंड किया है, करीब 4-4.5% के आसपास का एक्सपेंशन हमने मार्जिन में देखी है। ध्वनि, आप जरा चेक करके बताइए, वैसे तो गिरावट वाले जोन में ही शेयर ज्यादा दिखा है पिछले महीने भर में, लेकिन ये नतीजे शायद हो सकता है कि आज इसको सपोर्ट दें। व्यू क्या होगा आपका शेयर को लेकर, क्या सलाह देंगी? जी बिल्कुल अभिषेक जी, ओवरऑल काउंटर के अंदर एक गिरावट जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिली। इनफैक्ट लास्ट ईयर जून से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो काउंटर के अंदर क्लियरली देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन भी स्ट्रक्चर का हुआ था 7400 के लेवल्स के बाद, और उसके बाद ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी। इनफैक्ट अगर हम वीकली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जो है वो अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो 4640 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहे हैं। 4640 4680 के लेवल्स के बीच में ये काउंटर जो है ये एक वहां पर एक खरीदारी का जोन बनता है इस काउंटर के अंदर। बट अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर जो खरीदारी है वो आप कॉशियस नजरिए से करके चले। नीचे की तरफ आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का लेवल खास करके ध्यान रखिएगा। पोजिशनली स्टॉप लॉस जो है वो 4360 के लेवल्स के पास बन रहा है। इन लेवल्स को काउंटर सस्टेन कर जाता है तो अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा। बट 100% इसके अंदर बाइंग यहाँ पे ना करे, जो है वो ट्रांचेस के अंदर यहाँ पे बाइंग करके चले। ये तो ध्वनि 900 रुपए नीचे है, काफी ज्यादा डीप नहीं हो गया ये? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है उन्हीं लेवल्स के पास। वीकली स्ट्रक्चर्स पे भी यहाँ पे उतना ही यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रांचेस के अंदर बाय करना है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय करें। थोड़ा सा और आपको डिप मिलता है 4600 के लेवल्स के पास, तो वहां पे आप इसके अंदर ऐड करें। फाइनली 4300 का यहाँ पे जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह इसके अंदर काम करेगा। बट हाल फिलहाल में 100% बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। कर लेते हैं रचना मैम से और साथ ही ध्वनि पटेल से, ताकि वो आप उन शेयर्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लग पाए जिन्होंने कल ताबड़तोड़ तेजी भी दिखाई है। अशोक लेलैंड बताया जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है अगर आपको एकोमुलेट करना है या आपको रखना है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट सुधरी है, मैनेजमेंट ने काम डेट कम कर रहे हैं और चार्ट्स पे भी वो चीज़ दिख रही है। रचना में एक बार आपका व्यू, कल बढ़िया बंद हुआ है, कल 4% के आसपास ऊपर बंद था ये, एक बार आपका टेक। जी, अशोक लेलैंड की हम बात कर रहे हैं, राइट? जी जी प्लीज। यस जी, अशोक लीलैंड में कल डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मूवमेंट रही है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूवमेंट तो आज रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेवरदलेस छोटा सा भी अगर कंसोलिडेशन होता है या इंट्राडे माइनर डिप भी मिलती है तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। जब तक ये काउंटर 220 के ऊपर बना रहेगा
तो ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड ऊपर की साइड पे ये काउंटर 226 एंड 230 की तरफ हमें अगले पड़ाव पे दिखना चाहिए। ओके, ठीक है। रचना मैम, एक शेयर आप और चेक करो, जिस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर, इसको भी जरा चेक करना। कल की क्लोजिंग अच्छी है, वॉल्यूम बैक्ड है, क्या और चल सकता है आज? जी, ये काउंटर आगे चल सकता है और काफी रेजिस्टेंसेस से दूर है ये, तो रास्ता काफी क्लियर है, हर्डल्स नहीं है। ये काउंटर 557 की तरफ जाता हुआ हमें आज के दिन में दिख सकता है। 557 पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुकआउट करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर लगे हाथ फिर मैं आपसे और भी पता कर लेता हूँ, जरा वो भी देख लीजिए। वो है जायडस लाइफ साइंसेस। क्या ये शेयर भी आगे चल सकता है? इसकी भी क्लोजिंग अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है। मैं कल का बेस से आज की भविष्यवाणी समझना चाहता हूँ, तो कल का बेस अच्छा है इसका, जरा देख के बताइए मैम। है अच्छा, और सेकेंड हाफ ऑफ द डे में इसने क्वाइट कंसोलिडेशन भी करा है, जिससे एक फ्लैटनिंग आउट ऑफ एवरेजेस वगैरह थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे। तो एक अपस्विंग लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट पे तो अभी इसको टाइम लगेगा बेहतर बनने में, पर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब तक ये 915 के ऊपर रहेगा। और इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद अगर 915 के ऊपर सेटल हो जाता है कहीं पे, तो अपसाइड पे ये 930 एंड इवन 945 की तरफ हमें यह जाता हुआ दिख सकता है इन अ डे और टू। ठीक है, 3 मैंने मंदी के शेयर मैम से पता कर लिए हैं, और तेज़ी के माफ़ कीजिए, और तीनों के तीनों तेज़ी के शेयर्स पे अमूमन 2 पे उनका कहना है कि बढ़िया और चल सकते हैं, जिसमें से जायडस लाइफ साइंसेस के बारे में बातचीत हुई, चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात हुई, और अशोक लीलैंड के बारे में बात हुई। लेवल स्टैंपिंग वगैरह हम सब आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से वो दिख पाए। अब जरा ध्वनि पटेल से मैं 2 शेयर और पता करता हूँ जिसमें मंदी भर भर के है, और कल का डाटा भी वो ठीक नहीं था कल, जबकि थोड़ी बहुत पुल बैक था, बट उसके बावजूद भी ख़राब बंद हुए हैं। शेयर लेके आइए VBL, वरुण बेवरेजेस का, बाकायदा 2.5% नीचे जाके बंद हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है। VBL, वरुण बेवरेजेस, डेज लो के आसपास। एक बार आपकी रिकमेंडेशन ध्वनि, VBL और कितना जाएगा नीचे? डिम्पी जी, यहाँ पे VBL के काउंटर के अंदर डेफिनेटली एक सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट इसका ब्रेकडाउन लेवल जो था वो 510 के लेवल के पास देखने को मिला, जिसके बाद काउंटर के अंदर जो है वो स्टीप फॉल हमने देखी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। आज के सेशन में भी काउंटर यहाँ पे प्रीवियस डे लो से यहाँ पे नीचे की तरफ में ओपन होता है, तो फर्दर फॉल इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 455 से लेके 450 के लेवल्स के बीच में देखने को मिल रहा है, तो वहां तक की गिरावट जो है वो इसके अंदर जारी होती हुई देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेवल इसका जो बन रहा है वो यहाँ पे है 480 का ऑन द हायर साइड। 480 अगर ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है तो 455 का टारगेट के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर है जिसका मेरे को लग रहा है कि पूरी तरह से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में तब्दील हो चुका है। जब तक अब 1650 नहीं लाता तब तक वो ठीक भी नहीं होगा। उस शेयर का नाम है पॉलिसी बाजार। आज करीब करीब वो 1500 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो 150 रुपये तो उसको सिर्फ ठीक होने के लिए चाहिए, सिर्फ ठीक होने के लिए, नहीं तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है डेली चार्ट्स पे। ध्वनि आपको ज़रा अच्छे से बता पाएंगी। ध्वनि, PB फिनटेक गिरने पे आया तो ये तो 1250 भी दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसका जो काउंटर का अगर हम डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बहुत सही से पकड़ा है आपने डिम्पी जी, की स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कल के सेशन में हमने इसके अंदर विटनेस करा। यहाँ पे 1530 का 1540 का जो लेवल था वो काउंटर को ब्रेक नहीं करना था। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर एक ब्रेकडाउन जो है वो बहुत क्लियरली विटनेस करने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे 1400 रुपए तक फिसल सकता है काउंटर, बट उसके बाद भी इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल में 1400 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1540 के लेवल्स के पास। ये लेवल ऑन द हायर साइड अगर ये काउंटर क्रॉस नहीं करता है, इसके अंदर गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 1400 के लेवल्स तक। फिनटेक पर बिकवाली की राय। इस बीच मेटल सेक्टर से वेदांता पर नजर डालेंगे, और उसके पहले भारतीय एयरटेल। याद रखिए ब्लॉक डील की हमने डिटेल्स बताई थी और अब ब्लॉक डील हो
चुकी है। प्री ओपन में 2.3 करोड़ शेयर के सौदे ऑलरेडी हो चुके हैं। याद रखें, प्रमोटर ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसकी खबर शरद से हमने जानी थी और वो ब्लॉक डील होती हुई नजर आई, जिसके चलते स्टॉक में भी एक्शन दिखेगा। लेकिन मेटल सेक्टर से वेदांता पर नजर डालेंगे। याद रखें, क्रेडिटर्स की बैठक होगी आज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डीमर्जर का प्लान सितंबर 2023 में अनाउंस किया था, उसके अप्रूवल के लिए क्रेडिटर्स की बैठक होगी और 75% अप्रूवल क्रेडिटर्स की चाहिए और उसके बाद ही ये डीमर्जर आगे जाएगा। तो बड़ा दिन है और अगर ये पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी तो कल वेदांता में स्टॉक रिएक्शन भी दिखाई देगा। ध्वनि, आपसे पूछूंगी, वेदांता इस स्टॉक पर क्या राय होगी? बिल्कुल आशीषा, हाल फिलहाल में जो यहाँ पे न्यूज फ्लो भी चल रहा है उसके चलते हुए काउंटर को यहाँ पे अवॉइड करके चलेंगे। ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं तो नीचे की तरफ में बेस फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रांगली देखने को मिल रही है आपको 405 से 407 की लेवल्स के बीच में। ओवरऑल काउंटर ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करा है। सपोर्ट लेवल जो है वो स्ट्रांग है, बट यहाँ से बाउंस कितना आता है वो डिपेंड करेगा न्यूज फ्लो के चलते हुए। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। नीचे के लेवल्स पे अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो इसके अंदर बाय जो है वो करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे काउंटर जो है वो 430 तक अपमूव दिखा सकता है और उसके बाद 455 के लेवल्स बनते हैं इसके अंदर। बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको वेट एंड वॉच करें, नीचे एक बार स्टेबलाइज होने दें और उसके बाद इसके अंदर खरीदारी करें। वेट एंड वॉच की सलाह वेदांता पर, लेकिन वेदांता के अलावा कई सारे मेटल स्टॉक्स में कल तेजी दिखी थी। एपीएल अपोलो 2.5% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी जैसे सभी स्टॉक्स कल तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। ध्वनि, आपसे ही पूछूंगी, क्या राय होगी इन मेटल स्टॉक्स पर? कहां पर कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बन सके? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेटल काउंटर्स में एक तेजी डेफिनेटली देखने को मिली है और इनफैक्ट जो काउंटर मेरे रडार पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर। जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में अगर हम देखें तो इसके अंदर मोमेंटम बाइंग जो है वो आपको ऑन द हायर साइड देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल बना हुआ है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे ऊपर 985 का लेवल भी क्रॉस करता है तो वापस इसके अंदर 1000 के ऊपर के रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल बाय बनेगा ये। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस लेवल और जो लेवल काउंटर को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है वो है 950 का लेवल। 950 का लेवल ये सस्टेन करता है तो 1000 रुपए के पार भी ये काउंटर चले जाएगा। तो ये नजरिया जेएसडब्ल्यू स्टील पर। अभी अभी हमने जाइडस लाइफ साइंसेस की चर्चा की थी रचना के साथ, लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स जहां पर कल अच्छी खासी तेजी दिखी थी। अजंता फार्मा 4% ऊपर बंद हुआ था। ग्लेनमार्क फार्मा और औरोबिंदो फार्मा में भी करीब 3 से 4% की तेजी थी। रचना, इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? जी, यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो कल तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट थी एंड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग अपस्विंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। आज मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 1385 इसके ऊपर निकलेगा फ्यूचर्स में तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होने के चांसेस हैं, जो इसको सबसे पहले 1402 की तरफ लेके जाएगी और 1402 अगर निकल गया तो हम फिर 1430 और 40 तरफ भी आने वाले दिनों में इस काउंटर को जाते हुए देख सकते हैं विद इन 2 to 4 डेज। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1360 के लेवल को नजर में रखना होगा। ये नजरिया फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर जहां पर अच्छा खासा एक्शन कल दिखा था और याद रखें फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था। लेकिन इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भारी मूव्स कल के सत्र में दिखा रहा था। एक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, 10% की गिरावट कल दिखी थी। कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया 240 करोड़ का वर्सेस 150 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। इसके अलावा जीएसके फार्मा नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस और स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसके चलते सॉलिड 15% की तेजी यहां पर कल के सत्र में दिखी थी। ध्वनि, इन दोनों ही बिग मूवर्स पर कल के बिग मूव के बाद अब क्या रणनीति होगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीएसके फार्मा? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली कल के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बट ओवरऑल काउंटर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो एक गिरावट जो है वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। तो हाल फिलहाल में मैं इसी काउंटर के अंदर कोई भी एक बाइंग यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगी। और जहां तक जीएसके फार्मा का सवाल है, मैं इसको काउंटर को ट्रैक नहीं कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, जीएसके फार्मा पर कमेंट नहीं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 60 रुपए के आसपास का भाव होता था, गिरते 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 देखिए 25 रुपए के आसपास के प्राइसेस रह गए हैं, तो काफी ज्यादा डिटोरेशन इसके प्राइस में हमें देखने को मिला है। अशोक लेलैंड पर एक जरा व्यू चाहिए आपसे रचना जी। ठीक है, अशोक लेलैंड पर हमने थोड़ी देर पहले बातचीत कर ली है। कैस्ट्रॉल को जरा लेकर आइए, क्योंकि कैस्ट्रॉल 200 रुपए के ऊपर निकला और उसके बाद उसके ऊपर टिकने की कोशिश भी अच्छे से कर रहा है। कैस्ट्रॉल रचना जी जरा देख के बताइए कहां तक ये जा सकता है, और किसी को मान लीजिए अगर नई तेजी करनी हो तो क्या भाव ठीक है? हम कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी। यहाँ पे कल के दिन में तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट आई थी, पर अभी फिलहाल जो है प्राइस रेजिस्टेंस पे है, विच इज अराउंड 210। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा स्टिकी होता है, ये वाला जो है, तो इमीडिएटली टेक आउट हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से यहाँ से हम थोड़ा पुल बैक करेंगे, डाउन साइड जाएंगे और 202 के आसपास जाके अगर टकराएंगे और वहां पे सपोर्ट बनेगा तो फिर एक नया अपस्विंग जनरेट होगा 202 के आसपास से, तो उसको उस टाइम पे हम प्ले आउट कर पाएंगे। अभी हम जहाँ पे हैं वहां से डायरेक्टली हायर जाए ऐसे चांसेस बहुत कम है। कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। रचना जी आप जरा यूपीएल भी चेक कीजिए, कल अच्छी क्लोजिंग दी है यूपीएल ने और अपने 52 वीक हाई से अब बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है शेयर। यूपीएल क्या एक लॉन्ग का सौदा हो सकता है? जी, यूपीएल में लॉन्ग का सौदा हो सकता है। डिप पे थोड़ा सा भी मिल जाए अगर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा। जब तक ये 620 के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव है, अभी 32 पे है, तो 620 के एसएल के साथ यहाँ पे लॉन्ग करा जाए तो अपसाइड पे हम 645 एंड 655 की तरफ जाते हुए विद इन अ डे और 2 नजर आने चाहिए। 600 रुपए की तरफ यूपीएल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जल्द ही ये टारगेट हासिल हो सकते हैं। एक अच्छी क्लोजिंग हमें कल इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से भी मिली और हालांकि हम देख रहे हैं कि 4000 के आसपास थोड़ा डिप किया था, उसके नीचे वहां से रिकवर करके अच्छे से ऊपर आए हैं। थोड़ी उथल पुथल हो रही है 4300 400 के रेंज में। ध्वनि आप बताइए इंटरग्लोब एविएशन कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर? ये बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन की 30 मिनट्स की जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि काउंटर जो है यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ से एक जो बाउंस है वो हमें विटनेस करने को मिला काउंटर के अंदर और वहां से एक खरीदारी देखने को मिली। ये खरीदारी ऊपर की तरफ में यहाँ पे सस्टेन कर सकती है 4350 के लेवल्स के पास। 4350 का लेवल जो है वो यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास खरीदारी का ट्रेड है और शॉर्ट टर्म का नजरिया यहाँ पे बन रहा है, जिन्होंने स्विंग ट्रेड के नजरिए से यहाँ पे लिया है, तो 4350 के पास यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे काउंटर है वो एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्विंग ट्रेड के लिहाज से 4350 टारगेट बनता है। ठीक है, 4350 का टारगेट एक स्विंग ट्रेड के लिए बन सकता है। 4300 के आसपास की क्लोजिंग दी है इंटरग्लोब एविएशन ने। कल बाजार में जो हमने लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक जो देखी थी, उसका ज्यादातर क्रेडिट आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक को भी देख सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने बढ़िया क्लोजिंग कल के सत्र में दी है। कल का जो लो था 1681 का था, कल जो क्लोजिंग हुई है 1719 पर, यानी कि निचले स्तर से करीब 40 रुपए के आसपास की रिकवरी हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखी है और 1700 रुपए के आसपास की भाव के आसपास ये स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है। एचडीएफसी बैंक अभी कितना चल सकता है रचना जी? थोड़ा सा मान लीजिए अगर पोजिशनल बेसिस पर इसको रखें अगर, तो आप क्या टारगेट्स की उम्मीद कर रही हैं? जी, एचडीएफसी बैंक पर हम अगर मार्केट संभल गया और आज के दिन में भी पॉजिटिव अपस्विंग जैसे हम सुबह उम्मीद भी कर रहे हैं वो अगर प्ले आउट हुआ तो हम इसमें 1750 की तरफ जाते हुए जल्दी ही नजर आएंगे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पर यह व्यू। लेकिन बाजार की गिरावट पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाजार की चाल कई फैक्टर पर निर्भर है। ग्लोबल हालातों और एफआईआईज का बड़े मार्केट की तरफ रुख करने से सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, लेकिन ये स्थिति सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। बाजार में ऐसी अभी कोई दिक्कत उन्हें नहीं दिख रही है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा, फिर आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में ये किसी नीति के ऊपर शेयर मार्केट नहीं चलता है। शेयर मार्केट जो है वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, क्या आगे के क्या ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में है। और एक सुदृढ़ता आई है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी मात्रा में है, म्यूचुअल फंड काफी मात्रा में है, लेकिन जो देश के बाहर की परिस्थिति है, जो एक अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, उसके चलते हुए और एक जहां पर होता है कि कुछ वो एक
अनसर्टेनिटी के चलते वो जो बड़े मार्केट है वहां पे जाना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म का उसका प्रभाव है और ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है। मार्केट का रेगुलेशन है वो रेगुलेटर करते हैं और मार्केट सुचारू तौर पे चले कि उसमें कहीं पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मार्केट में जो इन्वेस्टर जाना चाहता है, जब वहां से निकलना चाहता है, सुचारू रूप से हो, उसकी पूरी व्यवस्था है। उसमें कहीं पर भी उसमें कुछ आगे पीछे वहां पर नहीं हुआ है। पहले यह था कि अगर जो विकसित देश के मार्केट थे वो नीचे जाते थे तो भारत का मार्केट भी नीचे जाता था या ऊपर जाता था। उसमें बदलाव आया है पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से डीकपल हो गया है वो भी नहीं होता है। तो ये मार्केट बेस्ड है कि जहां पर भारत सरकार को या किसी भी सरकार को कब जरूरत पड़ती है कि वो मार्केट में कहीं कुछ करे जहां पर कोई मार्केट फेल्योर हो। यहाँ पर कोई मार्केट फेल्योर की बात नहीं है, मार्केट सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, हालांकि इसी बैठक में आप जो तस्वीर देख पा रहे थे उसमें देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी थी, उन्होंने भी बहुत कुछ पॉइंट रखे हैं। आप कोशिश करेंगे कि थोड़े से पॉइंट उनके भी आपको बता दें, लेकिन उन्होंने एफआईज पर भरोसा भी दिलवाया है कि ये बाज़ार पे उनको आना ही चाहिए और आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात भी उन्होंने बोली है। बट एनी हाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और एक दो शेयर जरा एक दो पॉइंट्स और चेक करवा लेते हैं मैम से। बैंकिंग में रचना मैम कोई शेयर आपको पसंद है? एक शेयर आप बता सकते हैं बैंकिंग में। जी मेरे लिए है ये क्वेश्चन, राइट? कोई भी बैंक एनी बैंक, आप मिड कैप फ्रंट एंड कोई भी बैंक। आवाज आ रही है मेरे को आपकी मैम, प्लीज। राइट। एक बैंक जो मुझे पसंद है वो तो कल की एक्शन के बाद डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक ही है। और दूसरा जो मुझे पसंद आ रहा है इस वक्त पे उसमें एक एक्सिस बैंक में भी पॉसिबिलिटी है कि हम आज के दिन में अगर 990 होल्ड कर जाएंगे तो यहाँ पे भी एक अपस्विंग बन सकता है जो इस काउंटर को 1015 तक लेके जा सकता है। सो एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है रचना मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने समय निकाला, आपसे बातचीत करके काफ़ी बढ़िया लगा। थोड़ी देर में चंदन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि उनसे भी हम ट्रेड पता कर पाएँ। ध्वनि पटेल से इन बिटवीन मेरे पास एक और क्वेश्चन है, जरा मैं वो पता करना चाहता हूँ। ध्वनि, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में से कोई एक रखना चाहता हूँ, कौन सा रखूँ? बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो काउंटर है इसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे भी अगर हम देखें तो डेलीज पे यहाँ पे काउंटर के अंदर जो एक बाइंग एक्शन है वो कंसिस्टेंटली आपको ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे 85 का लेवल 85 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो वापस इसके अंदर जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नीचे एक बेस फॉर्मेशन और फिर रेंज ब्रेकआउट के बाद काउंटर के अंदर जो है वो ऑन द वॉल्यूम्स के साथ एक हाई इंटरेस्ट बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड करके चल सकते हैं। वीकलीज के अंदर भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल आप नीचे मेंटेन करना है जो स्टॉप लॉस के तरीके से, वो आपका रहेगा 8070 का लेवल। ये लेवल सस्टेन करता है तो जैसे ही 80 का लेवल काउंटर क्रॉस करता है तो फ्रेश हाइज देखेंगे। कंज्यूमर फाइनेंस में लीडर है बजाज फाइनेंस ने, और बजाज फाइनेंस ने अपने भाव से भी दिखाया है। पिछले महीने भर में बाजार का टेक्सचर जो भी रहा हो, मतलब आप देखेंगे कि इस साल ही पूरा खराब बीत रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस में महीने भर में करीब 13-14% के आसपास की तेजी है और ये अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 8,400 रुपए के प्राइस। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, आप जिनसे रोज परिचित होते हैं, जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ शो पर जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। चंदन जी, आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, इंडेक्स ने पिछले लगभग 8 दिनों की गिरावट के बाद में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखा। अदरवाइज यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश कैंडल बना है, बट इसका निगेशन अब बहुत जरूरी है। और 8 दिन के डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बना है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी दिखा रहा है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी डेली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल बना रहा है और उस फॉलिंग चैनल का लोअर बैंड से मार्केट ने कल टर्न लिया है। इनफैक्ट पिछले 3 इंस्टेंसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 22,720 से लेके 22,800 के बीच में इंडेक्स अपने आप को सपोर्ट ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा ये मानना है कि यदि इन लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है तो एक बार के लिए 23,333 23,500 तक के बाउंस बन सकते हैं, बट उसके लिए
आज का फॉलो अप होना कंपल्सन है। तो एक अहम लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वहीं वीकली चार्ट सेटअप पे देखें तो कोविड का जो लो था, जब 7,511 का लो बनाया था, उन लो से एक यदि ट्रेंड लाइन हम कनेक्ट करते हैं वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि बाजार 22,660 22,800 एक मेजर जोन है, इस जोन को होल्ड करना जरूरी है और उसके साथ में भी इमीडिएट हर्डल को सरपास करना जरूरी है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो ट्रेड सेटअप में बजाज फाइनेंस हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहेगा, जिसको लगातार हम रिकमेंड कर रहे हैं और मार्केट की गिरावट के बावजूद भी ये काउंटर अपने आप को होल्ड करके और स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। इनफैक्ट मंथली और ईयरली चार्ट पे देखें तो एक मेजर मल्टीपल मंथ्स मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट है। और इवन फ्राइडे को और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी डिक्लाइन जो आए थे वो खरीदारी में तब्दील हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह, 8,200 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 8,800 तक के टारगेट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हल्का सा पॉजिटिव बायस, बैंक निफ्टी में रिकवरी, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और रिकवरी, और बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर भी चंदन जी बुलिश हैं और टारगेट 8,800 रुपए का और 8,200 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये शेयर आप अपने रडार पर रख लीजिए। पावर शेयर में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट आई है, वैल्यूएशन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं, लेकिन कुछ शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। सीएससी जरा चेक करके आप बताइए चंदन जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? क्योंकि हमने 200 रुपए के ऊपर के भी भाव देखे और गिरते गिरते शेयर ये देखिए काफी नीचे आ गया है। कल अच्छी हमने तेजी देखी है सीएससी में, लेकिन क्या आपका कन्विक्शन आ रहा है शेयर पे? देखिए, बाजार में ऑलमोस्ट जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप या हैवी वेट्स की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और पावर और एनर्जी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली थी। यदि मैं देखूं तो भी लगभग इस साल को 1.5 महीना हुआ है, बट वाईटीडी बेसिस पे ये स्टॉक लगभग 32% डाउन है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। बट अब अच्छी बात सीएससी में ये है कि लास्ट टाइम इसने 110 के आसपास का मार्च 2024 में सपोर्ट बनाया था और 110 से लगभग 215 तक की रैली यहाँ पे देखी थी। अब वापिस ये 120 के आसपास के बेस बना रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 110 110 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए वापिस एक बाउंस बैक के लिए, जो कि लगभग 140 145 के आसपास बन सकता है। तो इमीडिएट चार्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और पुराने जो मेजर सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आने चाहिए। सपोर्ट ले सकता है, चार्ट कमजोर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें आपके लिए ठीक बन सकता है सीएससी के शेयर में, ऐसा चंदन जी का कहना है। प्री ओपन में आप देखेंगे निफ्टी हल्की सी तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स में करीब 125 अंकों की बढ़त दिख रही है। हालांकि 9:05 6 मिनट अभी हो रहे हैं, 2 मिनट के आसपास ये लेवल सारे के सारे जाके सेटल हो जाएंगे, तो कोई ज्यादा कोई ओपनिंग पर हम एक्शन देखेंगे नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक आपको बाजार में रहना है और वो ट्रेड्स हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके लिए चुन के जरूर लेकर आएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, रिपोर्ट्स के चलते कौन से 9 शेयर फोकस में रहने वाले हैं, यानी कि 9 के नवरत्न। पूरी लिस्ट लेकर शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी रोज की तरह। शरद, बताइए आज 9 के नवरत्न कौन से होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहला नवरत्न रहने वाला है एबीबी इंडिया। शानदार नतीजे जो दिसंबर क्वार्टर में देखने मिले और अगर क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पे याद रखिए सबसे बेहतरीन रेवेन्यू जो है पिछले 5 साल में क्वार्टरली लेवल्स पे देखने मिली है। ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे भी जो है 4% जो है बेस परसेंट पे ग्रोथ हुई और आउटलुक भी अच्छा है। 10:30 बजे आज कौन कॉल है। वेदांता की बात करें तो अहम क्रेडिटर्स की मीट है जहाँ पे वो वोट करेंगे उनके डीमर्जर प्लान्स को लेकर। 4 अलग आर्म्स होने वाले हैं और ऑफकोर्स 1:1 का जो है मिरर शेयर होल्डिंग रेशियो रहने वाला है चारों आर्म्स में, तो वेदांता के लिए अहम बोर्ड मीट है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक कर्नाटक बैंक रहेगा। इस पर जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि सस्पिशियस यूपीआई ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बैंक में डिस्क्रिपेंसीज आई है। 19 करोड़ का जो है इम्पैक्ट भी देखने मिला है, बट ओवरऑल ऑपरेशंस में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है कर्नाटक बैंक के लिए। अब टाइटन की बात करें तो ईटी से रिपोर्ट आ रही है कि कतार बेस्ड मनाई क्रॉप से बात हो रहा है, जहां पे ये दामास ज्वेलरी का अक्वायर कर सकते हैं बड़ी स्टेक, और इसका वैल्यू लगभग 4,500 करोड़ रुपए का है। एनटीपीसी $62 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 गीगावाट के न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में। और इसके अलावा छठवां स्टॉक हमारा मारुति सुजुकी रहेगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, एक हल्की सी अपग्रेड आई है, मेंटेन बाई रखा है,
टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 13,700 से 14,500 तक, और उन्होंने कहा कि ये टॉप पिक उनके सेक्टर का है। टीवीएस सप्लाई चेन भी नज़र रखिएगा, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टीवीएस मोटर कंपनी ने 20 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है, प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे पॉजिटिव रुख बाजार के लिए बनता है टीवीएस सप्लाई चेन के लिए। मॉर्गन स्टैनली एसीसी पे रिपोर्ट निकाला है, एक डाउनग्रेड आया है, यहाँ पे अंडरवेट कर दिया, पहले इक्वल वेट था, और टारगेट प्राइस भी घटा दिया 2510 से 1670 तक, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। और आज का हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर पे नज़र रखिएगा, बड़ी अपग्रेड आई है न्यूट्रल से बाई पे, लक्ष्य भी जो है उसको डबल कर दिया है, 610 से 1200 का लेवल्स कर दिया है, और आगे जाते हुए एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, खास करके बेड एडिशन को लेके, और पीयर्स के साथ क्या आउट परफॉर्मेंस आ रही है उस पर भी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे 9 शेयर जिस पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखिए बाजार के लेवल्स सेटल हो गए हैं, मतलब शांत शुरुआत होगी। निफ्टी 4-5 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक की बात करें 50 अंक नीचे, थोड़ी सी दिशा की तलाश करता हुआ बाजार आज दिखेगा। और जो लेवल्स जो सेटल हुए हैं ना, आप देखिए निफ्टी में ना तो एक भी ऐसा शेयर है जहां पर 1% की तेजी प्री ओपन में दिख रही है, ना तो एक भी ऐसा शेयर है जहां पर 1% की गिरावट दिख रही है। भारतीय एयरटेल में पेरेंट ग्रुप की तरफ से ब्लॉक डील की खबरें प्रमोटर ग्रुप की तरफ से आई थी, 1% ऊपर भारतीय एयरटेल का शेयर दिखेगा। और इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज, ग्रासिम, आयशर ये आधे से 1% के आसपास की बढ़त पर कारोबार करते हुए दिखेंगे। चंदन जी, आपसे जरा ना एक बार ऑटो को लेकर व्यू चाहिए। ऑटो स्टॉक्स में मान लीजिए अगर किसी को कुछ बाइंग करनी हो, और मैं शॉर्ट टर्म नहीं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा लंबा पूछ रहा हूं, और आई ट्रस्ट की आप बताएंगे भी, कौन सा शेयर आपको ठीक दिख रहा है अगर किसी को थोड़ा लंबा नजरिया लेकर बाइंग करनी हो तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं निफ्टी ऑटो की बात करूं तो निफ्टी ऑटो पिछले लगातार 5-6 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। निफ्टी ऑटो एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया, और ये सपोर्ट है एक मेजर लेवल और जंक्चर है जहां पे इनफेक्ट जून में भी लो बना के मार्केट रिकवर हुआ। तो निफ्टी ऑटो के यहाँ से रिकवर होना काफी इंपॉर्टेंट है, और एक की लेवल के आसपास ही है। अब ओवरऑल हम बात करें तो देखिए, पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा परफॉर्म करता था निफ्टी ऑटो में, बट 5-6 दिन से महिंद्रा में लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं। वहीं आप दूसरे काउंटर्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सपोर्ट बेस्ड बाइंग और लीडरशिप अशोक लीलैंड में आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब अशोक लीलैंड में थोड़ा सा पॉजिटिव सेटअप है, रिकवरी यहाँ पे बननी चाहिए। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। डेली चार्ट में देखे तो एक बुलिश डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है, 218-220 का जो मल्टीपल बैरियर है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक अशोक लीलैंड अब थोड़ा सा लीडरशिप दिखाएगा। 215 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 239 तक के अपसाइड बनने चाहिए, तो अशोक लीलैंड पे फोकस करूंगा। इनफैक्ट कोई पोजिशनल भी देखता है तो 250 से 260 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 250 से 260 के टारगेट बनने चाहिए। अशोक लेलैंड में 223 रुपए का भाव है। ए वाले शेयर की बात तो हमने कर ली, अब जेड वाले शेयर की बात करते हैं। चंदन जी, जोमैटो भाव भी इसके आसपास ही होंगे। जोमैटो में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, 200 रुपए के नीचे भी शेयर गया था, वहां से अब हम देख रहे हैं कि कितना 220 रुपए का भाव है, अशोक लेलैंड के आसपास ही है। जोमैटो चूंकि 300 से गिर के 220 रुपए के आसपास है, लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक है। और जोमैटो को लेकर एक खबर भी आज के सत्र में आई थी, वो ये कि उन्होंने एक कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म, एआई कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट को लॉन्च किया है, और ये फूड डिलीवरी सर्विस में कॉस्ट को कम करेगा। तो ये फंडामेंटली एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन चार्ट के हिसाब से आपको कैसा दिख रहा है शेयर? ये जोमेटो की बात करें चार्ट के हिसाब से तो पिछले लगभग 22-23 दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब है कि एक रेंज बाउंड हो रहा है और नीचे के लेवल पे सेलिंग नहीं आ रही है, बार बार सपोर्ट आ रहा है, भले ही रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो। पिछले 6 वीक की बात करूं तो मल्टीपल टाइम 204, 205, 206 को बेस बनाया है। तो हायर बेस के साथ में सपोर्ट इंटेक्ट है। 200 एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल भी इस काउंटर के लिए वर्क करना चाहिए, तो इसके चलते मेरे हिसाब से बाइंग होनी चाहिए। जो प्रीवियस डे का सपोर्ट और लो है 210, वो एक सफिशिएंट लेवल रहेगा, ऊपर में लगभग 235 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। ओके, ठीक है, अब 2 मिनट रह गए सिर्फ मार्केट्स के ओपन होने में। तो लेवल्स जो फ्रीज हुए मैं आपको बता देता हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। 4 पॉइंट ऊपर सिर्फ निफ्टी है, वो भी 23,000 के नीचे खुलेगा अभी भी 22,963 पे। 47 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पर।
और वो खुलेगा 49,211 पे पहला टिक आएगा। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल शांत अवस्था में खुलेंगे। रिलायंस तो बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 5 पैसे का चेंज है, सोच के देखो आप, है ना। और आप इतने ज़्यादा ईगर हो कि मार्केट्स में कुछ बड़े शेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ये देखो आपके सामने 5 पैसे का चेंज है, 5 पैसे। परसेंटेज में भी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, बेचारा 0.00 ही हो रहा है ऊपर। तो देखो नो गैप किसी भी तरह का मिल रहा है। ये अपने आप में इंडिकेशन बताने के लिए बहुत है कि कितना रूखा और किस समय कितना मतलब क्रूअल मार्केट्स है, कि आप जिस चीज़ के लिए रोज़ ऑक्सीजन की मांग कर रहे हो कि हमको दे दी जाए, लेकिन ऑक्सीजन का तुबका भी आपके पास नहीं आ रहा है। बट एनी हाउ, जो है सो है, उसी के साथ ही जीना होगा और इन सब चीज़ों के साथ ही ठीक करना होगा। 2-4 चीज़ें मैं ज़रा और आपके लिए नोटिस करवा देता हूँ ज़रा जल्दी से। तो मार्केट्स के अंदर आज जो हल्का सा गैप ओपन करेंगे वो शेयर्स में से भारती एयरटेल है, 1% के आसपास है। इसके अलावा जो भी मैं शेयर्स के नाम बोल रहा हूँ वो सब के सब 1% से भी कम है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज, ग्रासिम, आयशर मोटर और M&M। इन सभी के पास 1% का भी गैप नहीं है। जो गैप डाउन है उनमें से भी कोई 1% से ज़्यादा गैप डाउन नहीं है, जैसे ONGC, टाटा कंज्यूमर्स, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट। इसका मतलब ये है कि आज ओपनिंग की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कोई लीडर नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है। तो मार्केट आज थोड़ा फ्लैट जंक्शन में खुलेगा। कल थोड़ा बहुत पुल बैक आया, नो रिकवरी एज सच, ओनली पुल बैक जो कल निचले स्तरों से आया। देखते हैं आज मार्केट कितना उसको बचाता है। 23,000 को कॉन्कर कर लेना चाहिए। बहुत दिन तक 23,000 के नीचे रहेगा तो ये बॉटम ही 23,000 के नीचे का क्रिएट करने लग जाएगा। तो इसलिए आज 23,000 वापस मार्केट को मिल जाए। 49,000 ऑलरेडी बैंक निफ्टी का हमारे पास है ही। जितना समय हम इसके ऊपर निकालेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, चांसेस बनते रहेंगे। और जितना हम सपोर्ट के आसपास खड़े रहेंगे दिक्कत होती जाएगी। खैर ओपनिंग हो रही है इस बीच मार्केट्स की और पहला टिकाना शुरू हुआ है। और बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट अब नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी इन ग्रीन। तो जो रिवर्सल हो गया, यानी कि जो पहले हल्का हरे निशान में था वो लाल में गया, और बैंक निफ्टी एक बार हरे निशान में आने के बाद ये भी लाल निशान में अब तब्दील हो चुका है। 1000 से ज़्यादा शेयर हैं जो इस समय आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं पहले टिक में, और 700 से ऐसे शेयर्स हैं जो डिक्लाइंस में दिख रहे हैं पहले टिक में। कहने का मेरा मतलब है कि एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है, तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा। आज मार्केट के अंदर फ्लैट मार्केट की ओपनिंग हुई है। कल के लेवल्स आपने जो मेंटेन किए हुए हैं सिर्फ वही लेवल्स हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बाजार के अंदर। एक अच्छी चीज़ ये है कि जब भी छोटे मोटे थोड़े एक्सपेरिमेंट करना, पहले बैंक निफ्टी के अंदर करना, बाद में फिर निफ्टी के अंदर करना। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो गेनर्स की सूची है उसमें भारती एयरटेल सबसे ऊपर दिखेगा। अडानी एंटरप्राइजेस भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी दिखेगा। ABB करीब 3-3.5% ऊपर है आज। GMR एयरपोर्ट करीब 1.5%। मैक्स हेल्थ केयर में भी करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती है। दिखाते जाओ स्क्रीन पे जिनके मैं नाम बोलता जा रहा हूँ आपको मैं। और जिनमें आज थोड़ा प्रेशर है उसमें है एल्केम लैब, पॉलिसी बाजार, जैसे मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा ख़राब है, ये टूटा है। ONGC ये थोड़ा सा आज प्रेशर में है। इसके अलावा प्रेशर में है आज MMTC 5% नीचे है। ऊषा मार्टिन करीब 3% नीचे, और गोडफ्रे फिलिप्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, ये भी आज करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कर रही है ट्रेड। आज TVS श्री चक्र के अंदर करीब 3%, और PCBL के अंदर करीब 1.5 से 2% तक की बढ़त है। ये कार्बन ब्लैक की एक कंपनी है, तो यहाँ पर एक मजबूती थोड़ी सी शुरुआत में आपको दिख रही है। और तो कुछ खास मेरे को ऐसा कोई शेयर दिख नहीं रहा जो मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा हो। थोड़ा पेटीएम 1% ऊपर खुला है, तो आज दिन भर में आप इसमें चाहें तो एक बार ट्रेड चेक करवा लेना। VBL के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल आया, वरुण बेवरेजेस के अंदर ये भी है। इस बीच भारती एयरटेल की जो आज ब्लॉक डील लगने की सुबह चर्चा हो रही थी, हमने हेडलाइंस में भी डाला, ये वो आप ब्लॉक नीचे लगता हुआ देख पा रहे हैं। 0.84% की हिस्सेदारी बेची गई है। जो भी डिटेल्स हैं वो सब के सब आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख जाएंगी। आगे बढ़ जाएं, अब थोड़ा आपको सेक्टोरियल मूवमेंट दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। देखते ही देखते बैंक निफ्टी इस समय करीब 74 पॉइंट और 82 पॉइंट नीचे आ चुका है, और निफ्टी को भी एक झटका लगा, 30 पॉइंट ऊपर है। जो अभिषेक जी सुबह बता रहे थे कि ये कि पुल बैक आया, वो पुल बैक को बाजार में घेरने में 2 मिनट भी नहीं लगे। कल 30 पॉइंट बढ़े, मार्केट ने 30 पॉइंट आपसे वापस ले लिए, तो जहाँ थे वहीं पे वापस आके खड़े हो गए। तो इसलिए मैं उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट जानता नहीं, समझता नहीं, देखता नहीं, लेकिन फिर भी आप 2 चीज़ काम कीजिए, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट सिट टाइट,
और तीसरा, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम करके रखना और एकोमोडेशन के स्टांस को बनाए रखना। रोज रोज मैं कुछ बोलूं या रोज रोज मार्केट में कुछ आए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्या बोले, मार्केट जस का तस है, ठंडा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, 1000 वर्सेस 1000 का एडवांस डिक्लाइन भी हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा शांति बनाए रखो। और मैं फिर से बोलता हूँ कि अच्छे शेयर्स लेके बैठ जाओ। 5 महीने लगे बाजार को नीचे आने में। चंदन सर तो हैं, वो तो अच्छे से देखते हैं मार्केट, वो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये सोच के देखो, 5 महीने लगे मार्केट्स को नीचे आने में। अक्टूबर के हाई से हम 26,000 के थे, अब हम नीचे आए हैं यहाँ पे 22-23,000 के आसपास। अगर मैं इतना ही टाइम रिवर्सल का भी ले लूँ तो मेरे को 5 महीने लगेंगे रिवर्सल वापस आने में और नया हाई बनाने में। तो लंबा समय है, लंबी जर्नी है। एक दिन में दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए बॉटम बनने में भी 1 महीना खर्च हो सकता है। तो इसलिए रोज रोज मार्केट देखना, रोज रोज उम्मीद करना बॉटम बन गया है, ये आपके डिसीजन को, आपकी कन्विक्शन पावर को कम कर देगा। तो इसलिए रोज मार्केट ना देखो, थोड़ा समय देके बाजार को छोड़ दो। हील होने के लिए, ठीक होने के लिए बार बार पौधे को भी घूरते रहोगे, आपकी आंखों के सामने नहीं बढ़ेगा। पौधा लगा दो, आप चले जाओ अपने काम करने के लिए, पौधा अपने आप उग जाएगा। जब उगेगा तो दिख भी जाएगा, जब बढ़ेगा तब और दिखेगा, फल फ्रूट भी आ जाएंगे। लेकिन आप घूरते रहो गमले के पास बैठ के, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो फिर आपका क्या होगा कि आपके मन में विचार अलग तरीके के आने लगेंगे, पता नहीं बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, जबकि एक्चुअली वो बढ़ रहा होता है। तो ये कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं ताकि आप ओवरऑल एक आइडिया लगा पाओ कि मार्केट्स के अंदर इस समय की सिचुएशन क्या है। टिपिकली बैंक्स, निफ्टी, ऑटोस के कुछ एक शेयर, आईटी के शेयर्स, ऐसा कुछ खास बड़ा एग्रेशन नहीं दिख रहा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा आज के लेवल्स पे भी, देखते क्या होता है। पैनिक बॉटम ऑलरेडी आप लेके बैठे हो 22,800 का, और 23,000 का भी छोटा सा एक रेजिस्टेंस बन गया है। किसी वजह से है तो नहीं, बट बन गया है क्योंकि आप 1-2 दिन इसके नीचे निकाल रहे हो। तो इसलिए 23,000 के थोड़ा ऊपर आओगे, फील गुड होने लगेगा। और 23,200 से तो एक्चुअल रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा संभल कर आराम से ट्रेड करो। 2% का विक्स और बढ़ा है, 16 के आसपास आ गया है। ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा रिकवरी आज की करने में या पुल बैक करने में। एक्चुअली में रिकवरी तो मैं बोलूँगा ही नहीं इसको। ठीक, तो ये कुछ कुल मिला के मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो था। मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड करते हैं। गुड मॉर्निंग। ऑन फ्लैट नोट, बाजार की इस वक्त शुरुआत के साथ साथ कमजोरी जो है हावी होती हुई ब्रॉडर मार्केट्स में भी फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिल रही है। सरप्राइजिंगली निफ्टी रियल्टी है जो कि टॉप सेक्टोरल गेनर है। इसके ठीक साथ साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी है। डिफेंसिव के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के कुछ स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ। लॉजिस्टिक स्पेस पर भी नजर होनी चाहिए, और जहां जहां नंबर्स आए जैसे कि एबीबी, हर लिहाज से नतीजे पॉजिटिव थे जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नतीजे ऑल इन ऑल सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन चुनिंदा प्लेयर्स जो कि नतीजे अपने जारी कर रहे हैं, सेंटिमेंट वहां पर डेवलप होते हुए। आइए तेजस जी से जानते हैं कि उनके ट्रेड्स क्या हैं, बाजार की शुरुआत को वो कैसे समझ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स में। गुड मॉर्निंग तेजस जी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑटो सेक्टर से है, मारुति लिमिटेड। मारुति में हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था रिसेंटली, और स्टॉक ने एक 13,500 के करीबन एक स्विंग हाई बनाया था, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 3-4 दिनों से हम देखेंगे तो स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। कल एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है, और आज 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मारुति में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 13,175 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 13,500 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है करीबन 120 और 25 के बीच में, और लगातार उसके बाद स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और एक मूविंग एवरेज 1020 का भी क्रॉस ओवर हमने देखा है जो एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। 127 और 128 का इमीडिएट बेसिस पे काफ़ी अच्छा बेस है, और
और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 140 के करीबन बैठ रहा है। तो टाटा स्टील में भी हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 128 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 140 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 145 का, और इसमें टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। 8 to 10 वर्किंग डेज टाटा स्टील पर एक नजरिया बनता हुआ एज ओपनिंग ट्रेड 140 तक जाने का दमखम रखता है। ये स्टॉक 127 का, यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1.25% की। इस वक्त कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं और मारुति सुजुकी भी गिरावट में खरीदारी की राय तेजस जी की तरफ से बाजार की शुरुआत के साथ साथ उनके ओपनिंग ट्रेड्स में शामिल। 13,175 के टारगेट्स 12,795 पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। आईटी, मिड सेलेक्ट और फार्मा में भी अब हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ, एंड साथ एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी, मेटल, ये कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर कमजोरी के साइंस अब डेवलप हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस शुरुआत को और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग मानसी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार ने कल अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई थी, बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। कल 8 दिनों के बाद पहला दिन था जब इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ था और एक बुलिश कैंडल बना था एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द फॉलिंग चैनल। बट कंसर्न है कि कल के हाई के ऊपर ही होल्ड नहीं कर पा रहा है। जो लगभग 23,000 के जोन को बाजार को निकालना था, ऑलमोस्ट वहीं से लगभग 100 पॉइंट ऊपर से गिरते हुए नजर आया। तो बाजार की सपोर्ट पे एक्ट कर रहा है बट फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 49,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है, और आज यदि बैंक निफ्टी को बाइंग इंटरेस्ट दिखाना है तो 49,000 को होल्ड करना पड़ेगा, तभी 49,250, 49,500 जाएगा। तो काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आता है तो मार्केट का मोमेंटम वापस चेंज हो जाएगा या मार्केट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा और जो इमीडिएट नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं काफी सेलेक्टिव हो रहा हूँ, काफी कम ट्रेड की तरफ ध्यान रखें। बट फिर भी मैं बजाज फाइनेंस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कल भी एक नेगेटिव ओपनिंग हुई, बट लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके यानी कि 8400 पे होल्ड किया। तो ये काउंटर में स्ट्रेंथ भी है और डिप्स में बाइंग भी आ रही है। इसके लिए खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 8200 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 8700 से लेके 8800 तक के टारगेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस एक ट्रेड रहेगा। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें इमीडिएट लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। 23,000 निकलेगा तभी निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज हम वापस एक दायरे में फंसते हुए नजर आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी 49,000 बचा लेता है तब तक ठीक है, बट यदि वो तोड़ दिया तो बायस को वापस नेगेटिव की तरफ रखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल चंदन जी, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। कल भले ही 8-9 सेशंस की बिकवाली के बाद क्लोजिंग हमने हरे निशान के साथ देखी, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि कल का पूरा सेशन ही वॉलेटाइल रहा। गिरावट, उसके बाद संभलना, गिरावट, संभलना, ये सिलसिला लगातार ड्यूरिंग द सेशन जारी रहा और आज की तस्वीर हम देख ही रहे हैं, फिर से कमजोरी के साइंस हावी होते हुए। सो ऐसे मार्केट में बिल्कुल कॉशियस रहना और पोजिशन अगर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ही लेना, ये हमारे एक्सपर्ट्स की लगातार राय आपको मिलती हुई दिख रही है। मार्केट को वॉच लिस्ट में भी रखना चाहिए कभी जब कमजोरी या वॉलेटिलिटी के साइंस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी हिदायत, एबीएफआरएल के स्टॉक को पुल अप करेंगे। कल भी ये स्टॉक चल रहा था तेजस जी, आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1% की मजबूती तो है। बाजार में इतनी कमजोरी है, बावजूद इसके स्टॉक में परफॉर्मेंस इस वक्त आधे % के मूव के साथ देखने को मिल रही है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे, कंपनी की आय में करीब 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। घाटे में है कंपनी, लेकिन घाटा कम हुआ। कोई राय बनेगी एबीएफआरएल पर? देखिए, एबीएफआरएल की बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और प्लस इसकी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास नहीं कर रहा है। कल शायद रिजल्ट के चलते हमने एक बम्प अप रैली देखी है, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक यहाँ से कोई रैली दिखाता है और करीबन 265 270 के करीबन आता है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है और मुझे लग रहा है ये एक पुल बैक के बाद वापस ही जो अपना डाउन ट्रेंड है वो रिज्यूम करेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल डाउनसाइड विजिबल नजर आती है एक्सपर्ट्स को, लेकिन आगे ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जाए एबीएफआरएल को। आईटी प्लेयर्स चंदन जी, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन्फोएज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बाजार की शुरुआत में अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इस वक्त तो एकमात्र सेक्टर कह सकते हैं जहां से पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जिनकी खरीदारी की पोजीशन है उनके लिए कोई राय, नई पोजीशन पर भी कोई टेक बन रहा हो तो बताइएगा जरूर। देखिए, जब तक पूरा बाजार नहीं संभलता है तब तक किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स में उतना दमखम नहीं रहेगा।
आप चाहे कोफोर्ट्स की बात करें या परसिस्टेंस की बात करें, सब में स्ट्रक्चर नेगेटिव है। परसिस्टेंट जरूर एक थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है, बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी बना रहा है, वीकली और डेली चार्ट में जो एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है उसको रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद बुलिश इंप्लीकेशन यहाँ पे बन रहा है, बट अगेन बाजार का रिकवरी बहुत जरूरी है। बट फिर भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो परसिस्टेंट पे खरीदारी की जा सकती है। मौजूदा लेवल को ध्यान में रखें तो 5550 का सपोर्ट है, ऊपर में एक बार 5820 को बाउंस प्ले करने के लिए। ठीक है, 5820 के बाउंस के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 दिनों की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी बाइंग इसमें दिख रही है और बाजार में देखिए यही हो रहा है। और चंदन जी सही कह रहे हैं कि बाजार का जब तक टेक्सचर बेहतर नहीं होगा ना, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको शेयर खोजने में थोड़ी मुश्किल बाजार में आएगी। आज की कुछ चीज़ें मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ। देखिए, अब गिरावट जो हो गई 70 अंकों के आसपास की हो गई है। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है 200 अंकों से ज़्यादा की है और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 2 शेयर मजबूत हैं। कल अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी थी इंडसइंड बैंक में, आज ये निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा कमजोर आपको ये शेयर दिखेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि एचडीएफसी बैंक आज भी हर निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है। बहुत हल्की सी बढ़त है, लेकिन 1700 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। और आईटी शेयर कल कमजोर थे, आईटी शेयरों में आज बाइंग आ गई है। बस यही हो रहा है, मतलब बाजार में मतलब ट्रेड खोजना भी ना, अब जो गिर रहे हैं उसको आप हाथ में लगाएंगे, जो लगातार गिरावट के बाद थोड़े से रिकवर हो रहे हैं उसमें तनाव ये है कि नहीं, क्या वो पुलबैक सस्टेन होगा या नहीं होगा, ये एक टेंशन वाली चीज जरूर है। एबीबी में स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, 3.5% ऊपर ये है। और कैपिटल गुड्स में ये सबसे ज्यादा ये चढ़ने वाला शेयर आज का भी है, नतीजों का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये भी शेयर गिरा हुआ है। आप कैपिटल गुड्स में बाकी शेयर अगर देखेंगे तो सीमेंस हो गया या फिर कमिंस को आप देख लीजिए, ये शेयर आपको कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। चंदन जी, एबीबी को छोड़ देते हैं, सीमेंस देखिए मतलब फ्लैट कारोबार कर रहा है, कमिंस में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। हालांकि गिरावट वाले ट्रेंड में सारे के सारे शेयर दिख रहे थे, कहीं अभी भी शॉर्ट के मौके आपको दिख रहे हैं क्या? तेजी ना से ही शॉर्ट करके पैसे बनाएं? देखिए, हाँ, स्ट्रक्चर वीक है इन सब काउंटर में। कैपिटल गुड्स की आप बात करें, चाहे क्यूमेंस की बात करें, सीमेंस की बात करें या फिर दूसरे कोई काउंटर की बात करें, तो एबीबी को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि आज रिकवरी आई है। बट सीमेंस और क्यूमेंस में वीक वाली की सलाह रहेगी स्पेसिफिक। ओके, मैं यदि सीमेंस की बात करता हूँ तो 4990 5000 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, नीचे में 4500-4600 के टारगेट के लिए। 4500-4600 रुपए तक के टारगेट के लिए सीमेंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहां से आपके लिए मौके बन जाएंगे। एक शेयर और जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, वो है एचएफसीएल का। ये 29 दिसंबर से जब 45 नए शेयर आए थे एफएनओ में, एचएफसीएल भी उनमें से एक शेयर था और तब भाव हुआ करता था इसका 130 रुपए के आसपास का। ये गिरते गिरते शेयर हो गया है 85 रुपए का, लगातार गिरावट इसमें भी हो रही है। एचएफसीएल, चंदन जी क्या राय होगी इस पर आपकी? देखिए, एचएफसीएल बिकवाली का ही माहौल है और इनफैक्ट सेटअप को देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। जब तक अब 88 89 नहीं निकलता है, अवॉइड कीजिए। नीचे में 80 और 78 तक के डाउन साइड भी बनने चाहिए। ठीक है, 78 तक के डाउनसाइड आपको बनते हुए दिखाई देंगे एचएफसीएल के शेयर में। आज एनर्जी बास्केट भी कमजोर है, आप देखेंगे आरईसी कमजोर है, इसके अलावा पीएफसी में भी 3% के आसपास की कमजोरी है, एनएचपीसी 3% कमजोर है। तेजस पावर वाले शेयरों का भी जो पावरफुल मूव था ना, वो लग रहा कि गुजरे जमाने की बात हो गई है और ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि 25% 30% ये शेयर टूटकर कारोबार कर रहे हैं। कहीं कोई कॉन्ट्रा बाइंग की आप सलाह देंगे? कहीं आपकी नजर है जहां पर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आ सकती है? नहीं, पीएफसी आरएसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है और लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहा है और जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट थे वो ब्रेक हो गए हैं। तो पीएफसी में तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी और 3 से 4% की गिरावट आ सकती है। 350 का इसका अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, बट मुझे नहीं लगता वो भी होल्ड करेगा आने वाले दिनों में और उसके नीचे भी जा सकता है। आरईसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी काफी वीक है, थोड़ा स्टॉक ओवरसोल्ड है, तो करंट भाव पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा शॉर्ट करने के लिए। बट अगर कोई पुलबैक रैली आती है 390 400 के करीबन, तो एक आइडियल लेवल रहेगा शॉर्ट करने के लिए। मुझे लग रहा है कि जो आरईसी में है नीचे में जो ये सपोर्ट करीबन 345 तक जा सकता है स्टॉक, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए आरईसी में।
ठीक है, कुछ कुछ ट्रेड मैं और ज़रा पता कर लेता हूँ थोड़ा सामने से ही आके कि कहाँ कहाँ पे कुछ और पोजीशंस बन रही है। वैसे तो नोटिसेबल शेयर कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ बनता है तो लॉन्ग साइड पे। तो टेक महिंद्रा, LTI, माइंट्री, विप्रो, एक बार ज़रा तीनों दिखाना और परसिस्टेंट भी दिखा दो। स्क्रीन पे दिखाते जा रहा हूँ जो मैं नाम बोल रहा हूँ, परसिस्टेंट, LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, SCL टेक, ठीक, ये TCS इंक्लूडिंग TCS भी। तो ज़्यादातर IT के स्टॉक्स ही हैं आज जो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको। उसमें से सबसे बढ़िया से स्ट्रक्चर अगर है किसी का भी तो मेरे को लग रहा है कि शायद वो विप्रो या टेक महिंद्रा में से कोई एक होगा। चंदन सर ज़रा चेक करना, ये एकोमोलेशन का स्टांस है मेरा। हाँ, मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, थोड़ा बहुत माल मैं लेके रखूँगा। SCL टेक या विप्रो में से कौन सा लो? ये आप IT काउंटर की बात करें, SCL टेक या विप्रो, तो मैं यदि यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है। अच्छी बात यह है कि विप्रो ने कोई बड़ा डेंट नहीं देखा है, SCL टेक ने करेक्टिव मूव देखा है। तो कुल मिला के मैं विप्रो की तरफ जाऊंगा विद द व्यू कि की मूविंग एवरेजेस तोड़ नहीं रहा है। 299 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 330 तक के बाउंस के। डन। फिर से मार्केट जो से नीचे आया तो आपको मैं बता देता हूँ लेवल्स के हिसाब से क्या क्या डैमेज हो रहा है फिर से बाज़ार के अंदर। अगर आप डैमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो करीब 250-300 पॉइंट है, तो 49,000 हमारा गया। ठीक है, आप देखो बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे आ गया। फिर से 22,800 की हम दहलीज पे आ गए हैं। जो हमने कल गेन किया था 30 पॉइंट्स का, उसका डबल आज हमसे मार्केट वापस लेके चला गया। दूसरा डैमेज हुआ। तीसरा डैमेज, मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स भी ज़रा दिखाना। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखा दीजिए, वो भी ज़रा दिखाना। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना, तो वो भी डिस्टर्ब हुई है। जो सुबह थोड़ी ठीक थी वो भी डिस्टर्ब हो गई एडवांस डिक्लाइन। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स 1-1% से ज़्यादा टूटे हैं आज। फिर से 1-1% से ज़्यादा टूटे हैं ये मिड कैप और स्मॉल कैप और ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो। ये ना आपकी अपडेट नहीं हो रही है बॉस, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो। आप जब भी फायर करेंगे 180 शेयर एडवांसेस में दिखेंगे, 35 से डिक्लाइंस में दिखेंगे। इसको हटा दो और इसको पहले बैक टेस्टेड करके इसको चेक करके लेके आना। ये छठी बार ऐसा है जिसमें 180 और 35 की रेशियो आती है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2% वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16 पे अभी चल रहा है। कहने का मेरे मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें आपके पक्ष में अभी भी नहीं हैं। जैसे मैंने सुबह भी आपको कहा कि कल के पुल बैक में मेरे को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिखी। आज वापस से मार्केट ने सारी चीज़ें आपसे ले ली हैं। आप कल वाली चीज़ों को फिर से फील कर रहे हो। पूछूं क्या मैं आपसे? तेजस सर, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया तो आप ही बता दीजिए, मेरे पास तो शेयर ही नहीं है पूछने के लिए। देखिए, जो जो हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी है और जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो लार्ज कैप स्टॉक्स में रहना बेहतर है। HDFC बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है और इसमें अगर देखेंगे तो रिलेटिवली अगर मार्केट गिरेगा तो भी ये थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो किसका अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पे HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने जो है कल के सत्र में जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 1680 के करीबन उसका सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। बड़ी तेजी नहीं लग रही है बट मुझे इसमें डाउनसाइड भी कम लग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा स्टॉक है। और आज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं, करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो 1675 का स्टॉप लॉस लगाइए और लक्ष्य रहेगा इसमें जो रहेगा वो करीबन 1665 से लेके 1800 तक का। ठीक है, डन। चंदन सर, आपने कुछ देखा क्या मार्केट्स में? देखिए, मार्केट में फॉलोअप आना जरूरी है और फॉलोअप नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं खाली एक बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर है वहां पे अडिगो और दूसरा मारुति ले सकते हैं ऑटो में कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी। तो बजाज ऑटो और मारुति दो ही काउंटर है जो इस समय समझ में आ रहा है जहाँ पे यदि रिकवरी देखनी है। तो अदरवाइज बाकी कहीं पे भी कोई अच्छा सेटअप है नहीं। अच्छा सेटअप है नहीं तो मैं भी पूछ के आपको ज़रा डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। और कोई ऑप्शंस का ट्रेड है चंदन सर? कहीं कुछ ऑप्शंस दिख रही हो कोई आपको? एक्टिव ऑप्शंस कोई हो तो? बहुत ज्यादा स्विंग्स मार्केट में आ रहे हैं और हर 2 मिनटों में इंडेक्स में खुद में भी 30-40 पॉइंट के स्विंग आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के स्विंग आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडेक्स में काफी टफ होगा ट्रेड कर पाना।
इंडेक्स में टफ है, शेयर्स मिल नहीं रहे, पूछे तो पूछे क्या, मार्केट में चल कुछ ऐसा रहा नहीं। बड़ा ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, बड़ा ही टफ कॉल है इस समय हम सब के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास गलती से भी ज़्यादा शेयर्स फंस जाएं और फिर आप उसमें थोड़ा मुश्किल फेस करें आप। ठीक है, इन बिटवीन कुछ रिपोर्टर्स को जोड़ते हैं ताकि अगर उनके पास भी कोई खबर वबर हो तो वो लेके आएँ, और कुछ रिसर्चर से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च है तो ज़रा लेके आएँ, क्योंकि मार्केट्स इज़ वेरी डल एंड वेरी रेंज बाउंड मार्केट्स हैं। हम तो क्या पूछेंगे, एक्सपर्ट्स भी क्या बताएंगे, आप सोच के देखो ना। और अगर फालतू की चर्चा करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप मिसलीड हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मिसलीडिंग लीड हो। तो इसलिए आप अच्छे से अपने आप को सिट टाइट वाली सिचुएशन में लेके बैठिए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा काम थोड़ा टेलीविज़न से जुड़ा हुआ है तो हम तो कोशिश कर देंगे बार बार आपसे पूछें, लेकिन आप अपना मनोबल ना खोना। आपका अगर पोर्टफोलियो अलाउ नहीं करता किसी शेयर को, एक्सपर्ट्स बता रहा है ले लो, तब भी मत लेना। सामने बोल रहा हूँ एक्सपर्ट्स के ही आपके में। और अगर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसको बेच दो, आपके बैलेंस शीट्स अलाउ नहीं करती हैं, मत करना वो काम, नहीं तो जो बचा है ना वो भी खो दोगे नए के चक्कर में। तो इसलिए पुराने को बचाओ, नए वाले को बाद में देख लेंगे थोड़ा बहुत। ना ही तेज़ी का एग्रेशन, ना ही मंदी का डिप्रेशन, दोनों से थोड़ा अपने आप को बचा के रखो। और चंदन सर सही कह रहे हैं कि स्विंग्स थोड़े वाइल्ड हैं। देखते ही देखते जो 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी निफ्टी की, वो सिर्फ अभी 50 पॉइंट्स में रह गई है। HDFC 1720, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी कोशिश कर रहा है हर निशान में। तेजस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कोई ट्रेड है आपका? है तो वही रेंज का 1200, 1230, 20 की रेंज में ही चल रहा है, कोई बड़ा मूव तो आया नहीं। किसी ने मिस किया हो तो एकोमुलेशन स्टार्ट कर दिया अपना। ठीक है, रिलायंस का जो काउंटर है 1200 के करीबन स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बनाया है, बट यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं बन रहा है। अगर इन्वेस्टर का नजरिया 6 से 12 महीने का है तो मींस 1200 एक अच्छा लेवल है जहां पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टर इट इज अ गुड लेवल टू बाय, बट इन द नियर टर्म जब तक ये 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ी हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट कोई रन अवे रैली जैसी लग नहीं रही है चार्ट के हिसाब से। बट फॉर इन्वेस्टर इट इज अ गुड लेवल टू अक्यूमुलेट द स्टॉक। रिलायंस पर ही एक टेक इस वक्त मिलता हुआ, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की दुविधा को भी हमें समझना होगा। इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स इतने वीक हैं, इतने वॉलेटाइल हैं, और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आपको कोई गलत एडवाइस ना दें, और इसीलिए वो इस तरह का रैशनल अप्रोच और लगातार एहतियात बरतने की राय, और फिलहाल कोई पोजीशन ना ले, इस तरह की भी राय दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एकमात्र लक्ष्य हमारे एक्सपर्ट्स का और इतिना स्वदेश का भी ये है कि हमारे माध्यम से आप सभी जो बाजार को समझ रहे हैं, आप सभी जो बाजार को जान रहे हैं, आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई ऐसा डिसीजन ना हो जो कि आपकी कमाई जो है, हार्ड अर्नड कमाई जो है, उस पर किसी तरह की परेशानी लेकर आएं। लेकिन चलिए, इस बीच जहां पर खबरें हैं, जहां पर ब्रोकरेजेस हैं, उस पर एक नज़र होनी चाहिए, और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं। ABB जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे हर लिहाज से अच्छे रहें, और इसी के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम, IT कैटेगरी, IT मिड कैप IT प्लेयर्स आज जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ ही ट्रिगर्स हैं, कुछ ही स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लेकिन इन ट्रिगर्स का आपका जानना बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ रीजंस हैं जिसकी चलते कमज़ोर बाजार में भी कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर पा रहे हैं? चलिए, हमारे सहयोगी जिन्हें से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम और ABB इंडिया पर उन्होंने क्या रिसर्च की है। गुड मॉर्निंग जिन्हें, बताएं। गुड मॉर्निंग। पहले तो बात करेंगे ABP की। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और ब्रोकरेज के दम पे ABP इंडिया फोकस में। अर्निंग्स अगर देखेंगे तो कॉन्स YOY बेसिस पे रेवेन्यू वहाँ पे हमें 22% का ग्रोथ देखने मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो 56% का ग्रोथ देखने मिला है। ऑपरेशनली भी अगर मार्जिन्स देखें तो वहाँ पे एक बड़ा एक्सपेंशन देखने मिला है। 4.4% से जो उनके मार्जिन्स है YOY बेसिस पर एक्सपांड होते हुए नजर आए, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। इसी के साथ अगर हम Q4 रेवेन्यू के देखेंगे तो पिछले 5 साल के अगर ट्रेंड में देखेंगे तो हाईएस्ट एवर Q4 रेवेन्यू भी देखने मिला है, और जो बेस ऑर्डर्स है वो 4% से इंक्रीज होते हुए भी नजर आए। इसके अलावा ब्रोकरेजेस का भी इन पर फोकस रहेगा। UBS की रिपोर्ट है ABP पर, जहाँ पे न्यूट्रल स्टांस उनका मेंटेन है, और जो टारगेट प्राइस है वो है 8,450 रुपये। ओवरऑल हेल्दी मार्जिन्स नज़र आए। जो ऑपरेटिंग लेवरेज थे वहाँ पे एक इम्प्रूव होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्जिन्स में हमें एक एक्सपेंशन देखने मिला। इसके अलावा अगर हम PNL कंपेयर करेंगे इन ABP की उनके PS के साथ, जैसे कि सीमेंस इंडिया हो गए और CG पावर हो गए, तो काफ़ी अच्छे कंपैरेटिवली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो नेगेटिव या फिर रिस्क जो कंपनी के लिए रहेगा वो है ऑर्डर्स, जहाँ पे एक लैग होते हुए नए ऑर्डर्स में
दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम की, तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग उन्होंने मेंटेन करके रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 7,200 रुपये। ओवरऑल जो अभी करेक्शन देखने मिली, जो डिप देखने मिली, उनका मानना है बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो कंपाउंडिंग जो ग्रोथ उन्हें दिख रही है, एक 30% का अपसाइड उन्हें नज़र आ रहा है पर्सिस्टेंस सिस्टम में। इसके अलावा आगे चल के 2 फिस्कल ईयर के लिए उनका जो रेवेन्यू CAGR है वो 21% का एक्सपेक्टेशन है। वहीं जो मुनाफा है पैट का एक्सपेक्टेशन उनका करीब 30% से ग्रोथ होने का नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम हाई डील्स देखें, कंपनी की रिकॉर्ड हाई लेवल डील्स हमें नज़र आ रही है, तो उनका मानना है कि इसके चलते एक हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ भी नज़र आ सकती है FY 26 में, और एक पोटेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव नोट पर्सिस्टेंट सिस्टम के लिए, और दोनों ही स्टॉक हमें एक पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। नहीं, शुक्रिया ये रिसर्च हमें बताने के लिए। तो क्लियरली ABB इंडिया नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में मोमेंटम है, और साथ ही पर्सिस्टेंट सिस्टम के लिए JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में इस वक्त क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है। बाजार में एक रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कह सकते हैं कि ना के बराबर रिकवरी। निफ्टी के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स रिकवर करने की कोशिश करता हुआ अटेम्प्ट है 22,930 के लेवल्स। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं निचले स्तरों से करीब 160 से 200 अंकों तक की रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 49,76 के लेवल्स पर अब भी कमजोरी के साइंस दिखाते हुए, इसमें निफ्टी IT एकमात्र क्षेत्र है जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहा है, चाहे मिड कैप IT प्लेयर्स हो या फिर लार्जर IT कंपनियां हो। इन्फोसिस की स्टॉक प्राइस को देखना चाहिए, HDFC बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे कुछ और काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त निफ्टी में बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड कई सारे स्पेसेस है जैसे कि कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, जहां से बिकवाली का दबाव हाथ लगा है। इस बीच भारतीय बाजार पर मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का भी जिक्र आपके सामने हम करना चाहेंगे। अंडरटोन इस वक्त मार्केट भले ही कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स, बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार में अब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो बरकरार है। उनका ये कहना है कि भारतीय बाजार में अभी खरीदारी के मौके अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि करेक्शन इतना नजर आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली ये भी मानता है कि भारतीय बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखने की पूरी संभावना है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। अर्थव्यवस्था में स्थिरता है, ट्रेड के लिए माहौल फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है। सेंटिमेंट्स भले ही इस वक्त वॉलेटाइल हो, लेकिन इस तरह के वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स एक अपॉर्चुनिटी भी दिला जाते हैं। महंगाई में कमी आने से भी बाजार को फायदा मिला है। अगले 3 से 5 साल में मुनाफे में 15% से ज्यादा ग्रोथ की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले निवेश की हे मायने हमें समझने होंगे, और लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार जो है मॉर्गन स्टैनली को आकर्षक नजर आता है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंजम्पशन का खेमा अगर देखें, हमने देखा क्योंकि रूरल और अर्बन डिमांड जब दोनों ही दुरुस्त होगी, कंजम्पशन स्पेस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए, नतीजों के ठीक साथ साथ कंजम्पशन, FMCG पैक धीरे धीरे स्लो एंड इवेंचुअली ही लेकिन आगे बढ़ता हुआ भी नजर आया ड्यूरिंग फ्यू सेशंस। कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मूवमेंट है, मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट को एक बार देखना चाहिए क्योंकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते ये स्टॉक फोकस में है। न्यूट्रल से खरीदारी की राय दी है। ब्रोकरेज हाउसेज ने टारगेट प्राइसेस 1,200 के आंक के चल रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के लिए। 1024 के लेवल्स पर चंदन जी मैक्स हेल्थ केयर इस वक्त ट्रेड करता हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए, आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए ब्रोकरेजेस का मानना है कि 1200 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। क्या राय होगी आपकी? देखिए, मैक्स हेल्थ की बात करें तो बॉटम बने हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, इतना करेक्टिव मूव नहीं देखने को मिला है, तो रिकवरी बननी चाहिए। मेरे हिसाब से 1000 का सपोर्ट होगा 1060 के बाउंस को प्ले करने के। ठीक है, तो चलिए ये एक राय इस वक्त मैक्स हेल्थ केयर पर आपको मिलती हुई। बाजार के लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है मार्केट पर, हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन टेक्निकल नजरिया जानने के साथ साथ फंडामेंटल आउटलुक इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल आउटलुक जो है वो शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी फिलहाल मार्केट में फ्लैश कम नजर आ रहा है। मार्केट में सेंटिमेंट्स जो हैं वो गड़बड़ाए हुए दिख रहे हैं, और इसी के चलते टेक्निकली भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थम जाएं, इस वक्त मार्केट में कोई पोजीशन ना ले। लेकिन फंडामेंटली एक्सपर्ट्स क्या कुछ मानकर चलते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भारतीय बाजार पर, बाजार के जाने माने दिग्गजों का क्या मानना है, ये लगातार हम हमारे 10:10 के सेगमेंट में मार्केट के महारथी के तौर पर आपको बताते हैं। ऐसे ही एक महारथी दिनशा ईरानी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने FIS की बिकवाली को लेकर, FIS की वापसी का
कब होगी उसको लेकर, और बाजार में लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कहां पर होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर हमसे बातचीत की। आइए वो आपको एक बार सुनवाएं। दिनशो, मार्केट को इतना भी सस्ता मत करो कि लोगों की जेब से पैसे चले जाए। लास्ट टाइम वैल्यूएशन कंसर्न आपने बताया कि नहीं, थोड़ी वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कितना बाजार तोड़ोगे आप? अब तो रोको, बस बहुत हो गया। अब तो अति की भी अति हो गई, थैंक यू का भी थैंक यू हो गया। डिम्पी जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो एनीवे डिम्पी जी, अच्छा बोला आपने। एक्चुअली हमें भी यही लग रहा है, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अगर जो पिछले जीएफसी के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आप करेक्शन देखें मार्केट में, तो दो ऐसे पीरियड्स है जहां पे बहुत ही ज्यादा करेक्शन हुआ था। वो तो एक तो 18 का पीरियड था, जब मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, और उसमें इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा शायद, इंडिया में ब्लोअप्स हो रहे थे। आई मीन IL&FS का प्रॉब्लम चालू हुआ था, तो उसके चलते काफी मिड कैप स्मॉल कैप में मार पड़ी थी। वो दैट वाज रिलेटेड टू एन इवेंट। और दूसरा जो एक और बहुत बड़ा वो जो हुआ था, क्राइसिस हुआ था, वो था टेपर टेम्पटर वाला, 2010-11 वाला। तो वो वहां पे आप ये दो अगर जो छोड़ दें तो एवरेज करेक्शन 17-18% हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में। बाकी मैं 7 और इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। पहले 9 इवेंट्स थे जहां पे 10% से ज्यादा करेक्शन हुआ था, और ये डेटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सामने पड़ा हुआ है डेटा। तो ये जो आप 7 का एवरेज देखिए तो कोई 16-17 के आसपास का एवरेज था, और नंबर ऑफ डेज ऑल्सो 140-150 के आसपास। ऑलरेडी हम लोग तो हो गए 18% आपका मिड कैप में करेक्शन हुआ है, पीक टू बॉटम की बात करें तो, और स्मॉल कैप में ऑलरेडी 21-22% का करेक्शन हो चुका है। और आप देखिए कि ये यहाँ पे आई मीन आप अगर जो वैल्यूएशन की बात करें, मिड लार्ज कैप में तो बिल्कुल इशू नहीं। लार्ज कैप में आप वैल्यूएशन देखें तो 17-17.5 के आसपास पहुंच गए, जबकि हमारा ये तो पिछले 20 साल का एवरेज रहा है पी का, जो आई थिंक इज नॉट जस्टिफाइड। आप अगर जो पिछले 10 साल की बात करें तो हमारा पी शायद 20 के आसपास कुछ है। तो वी आर ऑलरेडी एट स्क्रीमिंग वैल्यूएशन। अगर जो आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप को आप लार्ज कैप के रिलेशन में देखते हैं, लेकिन इस बार हमारे जो मिड कैप यूनिवर्स है एटलीस्ट, उसमें तो खैर एनीवे आप जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो फार ग्रेटर देन लार्ज कैप से। तो इसलिए जो अभी प्रीमियम्स हैं जो नॉर्मली 25 से 1% के आसपास होते हैं, वो अभी 40 के आसपास घूम रहे हैं। तो आई डोंट नो वेदर जस्ट जस्टिफाइड हो नो, पर अगर जो आप 150 का जो स्टॉक्स हैं उसमें कोई स्टॉक तो 50% से ज्यादा गिर चुके हैं, मैं मिड कैप की बात करें तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि वैल्यूएशन आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। और स्मॉल कैप भी इंडेक्स में तो 250 स्टॉक है, लेकिन बियॉन्ड द इंडेक्स बहुत सारे स्टॉक हैं जो स्मॉल माइक्रो कैप्स हैं, जो क्लासिफाई स्मॉल कैप्स। तो वो तो वहां पे तो आपको काफी हद तक एक वैल्यूएशन दिखता है। तो हमें अभी आस्ते आस्ते कंफर्ट दिख रहा है मार्केट में कि हाँ ठीक है, चलो अपना जो कैश हमने रेज किया है हमें सिलेक्टिवली डिप्लॉय करना है, और इसलिए हम वेट करेंगे। हम लगता नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, मोमेंटम इज द फास्टेस्ट नियर द बॉटम ऑफ अ फॉलिंग नाइफ। तो इसलिए हमें वो फॉलिंग नाइफ पकड़नी नहीं है, हमें वेट करना है। तो प्रॉब्ली आराम से करेंगे। लार्ज कैप में तो खैर एनीवे देयर इज नो फॉलिंग नाइफ हियर। ठीक है, फॉलिंग नाइफ की तरह बाजार बिहेव कर रहा है। लेकिन दिनशा जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस करेक्शन से पहले विचार कर रहे थे कि बाजार में आना है, वो शायद संभल गए होंगे, रुक गए होंगे, और ये सोचा होगा कि इवेंट रिस्क एक बार पास हो जाने दे, उसके बाद कुछ सोचेंगे बाजार में। तो धीरे धीरे करके देखिए, ट्रंप की ताजपोशी होगी, बजट आ गया, क्रेडिट पॉलिसी निकल गई, दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए, ट्रंप ने फिर टैरिफ का ऐलान भी कर दिया, और Q3 नतीजे भी ओवर हो गए। अब बाजार की दशा दिशा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो जो लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में थे, उनके लिए आपके हिसाब से ट्रिगर्स क्या हैं? अगर नतीजों के हिसाब से सोचें तो आपको बढ़िया आकर्षक एरियाज कौन से दिख रहे हैं? अभिषेक जी, एक्चुअली ये जो आपने बोला ना कि वो साइडलाइन में हो गए, वो एक्चुअली आप बराबर बोले, लेकिन हमारे जो फ्लो देखे हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो इतने हद तक इम्पैक्ट नहीं हुए। शायद री रूट हो गए होंगे स्मॉल मिड से, शायद फ्लेक्सी कैप में होंगे, तो ओवरऑल फ्लो तो इतने इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन यू राइट कि जो सोच रहे थे कि अभी जाओ बाजार में, वो शायद साइड में हट गए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर जो आप रिजल्ट की भी बात करें
तो हमने एक्चुअली सोचा था कि बहुत गंदे रिजल्ट होंगे इस बार, इतने इतने गंदे नहीं थे, काफी काफी हद तक जो पॉकेट्स थे वो काफी सरप्राइज किए, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर काफी सरप्राइज किया था, और आईटी सेक्टर अगेन सरप्राइज किया है। तो ये सब और होटल इंडस्ट्री वगैरह वो भी काफी सरप्राइज किए हैं, पॉजिटिवली सरप्राइज किए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री सरप्राइज किए। तो ये सब पॉकेट्स में आपको जो सरप्राइजेस दिखे हैं, आई थिंक यही पॉकेट्स हैं जहां पे आपको एक हद तक आपको वैल्यू दिखता है, इंसुलेशन दिखता है, मतलब आप लग रहा है कि ये सब ठीक लग रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मैंने ओके, सो ये थे हेलियस के डिनशॉ ईरानी और बाजार के जाने माने दिग्गज, और बाजार पर अपना नज़रिया रखते हुए मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी करेक्शन नज़र आ चुका है। बावजूद इसके लार्ज कैप्स की अगर बात करें, लार्ज कैप्स के वैल्यूएशन को लेकर फिलहाल उन्हें चिंता नहीं नजर आती, और लॉन्ग टर्म प्ले भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही लेकिन नजर जरूर आएंगे, ये था उनका कहना। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक ऑप्शन की रणनीति आपको बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट में। ओके, अजीत मिश्रा है आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। अजीत, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सो मानसी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है 22,800 के लेवल को डिफेंड करने के लिए, और उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स वो काफी हद तक हेल्प कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पैक में से जो बजाज फाइनेंस जहाँ पे की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका फोकस एरिया होना चाहिए। बजाज फाइनेंस ने अपने हाल में ही रिकॉर्ड हाइज बनाए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का टोन रखा है। मुझे लगता है कि जल्दी इसमें आपको दोबारा से एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 8500 वाली कॉल जो है बजाज फाइनेंस की करीब 108 के पास ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 75 का स्टॉप लॉस रहेगा 180 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस जिसके बारे में हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, उसकी एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको मिला है। कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन 108 पे, 75 का एसएल, 180 का टारगेट है। सिलेक्टिव रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं बजाज फाइनेंस तो पहले से लेके बैठा हूँ, तो फिर ऑप्शंस का ट्राई मत करना। बजाज फाइनेंस नहीं लेके बैठे, लिक्विडिटी आपकी अलाउ नहीं करती, मार्केट्स आपको अलाउ नहीं करता, तो छोटा मोटा एक ऑप्शंस का ट्रेड का एक्सपेरिमेंट करके बैठ सकते हो आप। इसमें 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, जैसे आपको ठीक बने। 75 का एसएल ज़रूर लगा देना, 108 पे सौदा पंच करना और 180 का टारगेट लगा के छोड़ देना। आ जाएगा अपने आप ही रेट। और अगर नहीं भी आता, थोड़ा भी प्रॉफिट आया, आपको लग रहा है कि मेरे को 180 का रेट नहीं चाहिए, मैं तो 165 पे काट दूं, काट देना, ब्लंटली काट देना। तब आप उसमें से पैसे जो भी आपके बने निकाल के आ जाना। अभी तक का मार्केट ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पैसा बना के दे आपको, भविष्य में बना के देगा नहीं देगा पता भी नहीं, बट अभी तो नहीं बना के दे रहा। तो अभी जो मिल रहा है उसको भगवान का थैंक यू करके ले लीजिए ज़रा, जो भी आपको मिलता है। देखते ही देखते जो अभी निफ्टी करीब 4 पॉइंट तक का रिकवर होके आ गई थी, वो वापस से 50 पॉइंट की है। चंदन सर यही बात अभी आपको बता भी रहे थे कि स्विंग्स इतने वाइल्ड हैं, 100 पॉइंट के तो बैंक निफ्टी पे और करीब 50 पॉइंट के निफ्टी पे तो देख भी नहीं रहा मार्केट, क्योंकि मार्केट लाइट है ना। मैंने कल भी आपको ओपन इंटरेस्ट बताया, शॉर्ट कवरिंग का भी आज सुबह भी दिखाए थे। वो मैं बार बार आपको ओआई इसलिए दिखाता हूँ ताकि उस ओपन इंटरेस्ट से आप ये पता लग पाए कि किस तरह से शैलो मार्केट्स है, पूरी तरह से आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, छलक रहा है बार बार, कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। नो सेंस, मार्केट का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट एनी हाउ कुछ और शेयर्स भी आए हैं लिस्ट में जहाँ पे कुछ पोजीशंस बनी है। फिर बाद में कॉमोडिटी का सेगमेंट भी स्टार्ट करेंगे। सोना कॉमस्टार एक बार लेके आई, बिना वॉल्यूम के चलने वाला शेयर है ये सोना कॉमस्टार। एक बार आपके रिकमेंडेशन तेजस, आप देखेंगे इसको सोना कॉमस्टार। देखिए, सोना कॉमस्टार की बात करें तो स्टॉक एक डबल बॉटम बनाने की बेस फॉर्मेशन कर रहा है करीबन 475 477 के करीबन। बट मेरे हिसाब से एट द सेम टाइम स्टॉक को जो है इसका जो अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 520 और 22 के करीबन वो निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर ये स्टॉक में अगर किसी को बाइंग करना है तो एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। 520 से लेके 522 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये सरपास करता है तो फिर ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है ऑन द बाई साइड। ठीक है, आज हमने ना सुबह एक आपके सामने लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, अगर आप हैंडल्स पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वो। उसके अंदर कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो फ्रंटलाइन शेयर्स हैं और वो थोड़े कमज़ोर भी हैं। मैं उनमें से कुछ एक नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? पढ़ के सुना के मतलब बता ही देता हूँ।
जैसे बड़े शेयरों में टाटा मोटर्स की जो करेक्शन है करीब 40% है, अदानी एंटरप्राइजेस की करीब 40% करेक्शंस हैं अपने हाई से, और उसमें हीरो मोटोकॉर्प भी है, कोल इंडिया, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक है। इसमें से मैं एक 2 व्हीलर वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को ज़रा पता कर लेता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। चंदन सर, इस पे आपके रिकमेंडेशन। ये सारे शेयर वो हैं जिनमें 35% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सर एक बार आपके रिकमेंडेशन। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अशोक लीलैंड को इस ऑटो बास्केट में पिक करना चाहूंगा, जहां पे मुझे लग रहा है कि बेस बना है और अब 210 212 के हायर बेस बनेंगे। हीरो मोटो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो मेरे हिसाब से नीचे थोड़ा और 3700 तक का डिक्लाइन देखने दीजिए। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, तभी ओवरऑल हैवी वेट्स और स्मॉल कैप या फिर कोई भी मिड स्मॉल सब में रिकवरी होगी। तो मार्केट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 23,000 23,150 के ऊपर इंडेक्स को होल्ड करना जरूरी है। अशोक लीलैंड प्रेफर रहेगा, बाकी मैं वेट एंड वॉच का मोड पे रहूं। अशोक लीलैंड तो खैर बेहतरीन शेयर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुबह भी हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले एक महीने में जब मार्केट्स ने अपने आप को खोया है, अशोक लीलैंड में मार्केट्स में पाया है वो भी 6%। आप देख रहे हो नीचे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 7 डेज, 1 मंथ एंड 3 मंथ। उसमें 1 मंथ में आप देख रहे हो कि 6% का गेन है। एनी हाउ, एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छे से टूटा है, सरकारी कंपनी से, सरकारी तो नहीं है, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। करीब 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है अपने साल के हाई से इस शेयर के अंदर। जरा दिखा देना कोचिन शिपयार्ड का, जैसे आपने अशोक लीलैंड का 1 मंथ दिखाया है ना, ऐसे इसका 1 साल दिखा देना, 52 वीक। ठीक है, तो ये 52 वीक ऊपरी स्तर से देखिए कहाँ तक पहुँचा हुआ शेयर है, 2800 का पहुँचा हुआ शेयर है। आज 50% की अगर करेक्शन डाल दो तो ये 1100-1200 का शेयर है। ये चार्ट में आपको साफ दिख रहा होगा। तो तेजस, एक बार आपके रिकमेंडेशन, बहुत होगी गिरावट या अभी और टूटेगा? कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो स्टॉक ने इसका जो नवंबर 22 का जो प्राइस बॉटम था 1265 का, वो भी अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। जब तक 1265 1270 का लेवल सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में दबाव बना रहेगा। और नीचे में जो इसके सपोर्ट देख रहे हैं वो करीबन 1100 के करीबन है, वहां पे एक थोड़ा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। इन द नियर टर्म लग रहा है स्टॉक में ऊपरी स्तरों से दबाव बना रहेगा। ये जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ और जो दिखा भी रहा हूँ कि शेयर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, ऐसा नहीं कि लिस्ट आप नहीं निकाल सकते। आप गूगल भी करना चाहें ना कि इंडियन मार्केट्स में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कौन से शेयर सबसे ज़्यादा टूटे हैं, तो गूगल ही आपको लिस्ट दे देगा। किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उस लिस्ट को उठा लो, उस लिस्ट के अंदर से आप कुछ एक शेयर आइडेंटिफाई कर लो। मैं तो वही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे मैंने कल भी आपको शुरुआत में बताया था, कोई शेयर अगर 60% टूटा है, जैसे कोचिन शिपयार्ड, ये करीब 2600-2700 वाला शेयर आज अगर 1100-1200 रुपये मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी ना, तभी तो ये शेयर 50% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। आज 2500 का शेयर अगर 1200 रुपये मिल रहा है, कुछ तो हुआ होगा ना। इसलिए वो चीज़ भी अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना कि ऐसा कुछ तो था, ये शेयर टूटा। और सेकंड अच्छा थॉट ये रखना है कि अब वो मेरे को जो इन्होंने 2500 पे लिया होगा सोचो, और आज मैं 1200 पे ले रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा से मार्केट के अंदर एक सही जगह पर आके ले रहा हूँ उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने बहुत महंगा लिया हुआ है। किसी ने तो लिया होगा ना 2300 का, 2200 का, 2000 रुपये का, 2400 का, 2500 का शेयर। बट एनी हाउ, इसी तरह से मैंने एक स्मॉल कैप की लिस्ट भी निकलवाई और उसमें से मैंने चेक किया कि कौन से शेयर ज़्यादा टूटे हैं। उसमें एक जुपिटर वैगन नाम की कंपनी है, ज़रा दिखाएंगे। उसमें भी 50% से ज़्यादा की गिरावट है तो टीटागढ़ रेल में भी। तो एक काम करता हूँ, सर से दोनों शेयर चेक करा लेता हूँ, चंदन सर से। टीटागढ़ रेल और जुपिटर वैगन, एक बार ज़रा ये शेयर्स दिखा देना दोनों स्क्रीन पर। ये जुपिटर वैगन की करेक्शन है और समय टीटागढ़ रेल भी बताना। इन दोनों में 50% से ज़्यादा की करेक्शन हो चुकी है। चंदन सर, कहीं बॉटम है या फिर अभी और टूटेंगे जुपिटर वैगन और टीटागढ़ रेल? देखिए JWL की बात करें तो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम है। एज ऑफ नाउ तो कभी स्टेबिलिटी दिख नहीं रहा, नीचे में 270 जाए तब कुछ समझ में आएगा। और TWL की बात करें या फिर टीटागढ़ की बात करें तो इनफैक्ट दोनों ही काउंटर में वीकनेस। एज ऑफ नाउ रिकवरी का कोई साइन नहीं है। अवॉइड ही करें, वेट एंड वॉच का मोड अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखिए, मैं आपके मूड को भी जान सकता हूँ क्योंकि मैं तो आपसे काफ़ी सालों से कनेक्टेड हूँ। मैं आपके चेहरे को भी देख के बता सकता हूँ कि हम सब
एक ही दुविधा से जूझ रहे हैं। सामने पड़ा है खाना लेकिन खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि चम्मच नहीं है, वो चम्मच एफआईज है। तो बस यही एक प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ सर। जैसे आपका चेहरा है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तेजस की भी बॉडी लैंग्वेज वही बता रही है और मेरी भी बॉडी लैंग्वेज वही बता रही है, लेकिन हम तीनों की प्रॉब्लम एक ही है सर। जब तक बाजार में कन्विक्शन आएगा नहीं, हम आ नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, फालतू की दिलासा किसी को दे नहीं सकते। तो करें क्या? टीवी स्क्रीन तो भरनी है। तो टीवी की स्क्रीन ऐसे ही भर रहे हैं कि आप मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ, मैं भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये टफ टाइम में थोड़ा निकल जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, निकल जाए। चंदन सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तेजस आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय दिया आपने, अच्छा लगा बातचीत करके आप दोनों से ही।